अध्याय 901 अपनी जगह पर अटके रहना। कोई खबर नहीं, कोई अपडेट नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो 10वें परिवार को बहिष्कृत करके बाहर निकाल दिया गया हो। साफ था कि कुछ तो जरूर चल रहा है, और पॉल सोचने लगा था कि कहीं यह उन्हें परेशान करने की कोई चाल तो नहीं है। जितनी देर वे इस तरह महसूस करते रहेंगे, अंततः वे थक जाएंगे, और शायद तभी वे फिर से हमला करने के लिए वापस आएंगे। बस अच्छी बात यह थी कि हमला अभी तक नहीं हुआ था। उन्होंने कुछ दिन इंतजार किया और आखिरकार कुछ हुआ। उत्तरी द्वार पर सीधे संदेश पहुंचाने के लिए किसी और को नहीं, बल्कि नए शाही योद्धा प्राइमा को ही भेजा गया था। उसे अकेले ही भेजा गया था। मीनारें चालू नहीं थीं, लेकिन सामने खड़े सैम को भी नहीं पता था कि वे कैसे काम करती हैं। क्या इससे पता चल सकता है कि वह हम पर हमला करने की योजना बना रहा है या कुछ और? सैम ने सोचा। कृपया मुझे तुरंत अपने पिशाच शूरवीरों के पास ले चलो, प्राइमा ने बिना कारण बताए मान की कि वह वहां क्यों आया है। हालांकि सैम जानता था कि इस समय उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए, इसलिए वह डेनिस के साथ उसे ले जाने लगा। पूरे रास्ते दोनों उस पर नजर रखे रहे। ये डर की वजह से था क्योंकि उस पर अभी अभी हमला हुआ था और प्राइमा को ये पसंद नहीं आया। एक शाही योद्धा होने के नाते उसका सम्मान किया जाना चाहिए था, लेकिन बाकियों की नज़रें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वह कोई दुश्मन हो। मुझे इन सभी बेमिल लोगों को वहीं मार डालना चाहिए, प्राइमा ने सोचा, लेकिन राजा ब्रायस के शब्द उसके दिमाग में थे और उसे कोई तमाशा खड़ा करके संदेश नहीं देना था। आखिरकार उन्होंने प्राइमा को एक नए बने मीटिंग रूम में भेज दिया। उसके अंदर 2 ऑफिस थे जो आमने सामने थे। उनमें से एक में कागजात भरे हुए थे। यहीं पॉल और लियो दोनों काम करते थे। देखने से ही पता चल जाता था कि कौन सा डेस्क किसका है। मैं आपको सूचित करने आई हूं कि एक निर्णय हो चुका है, प्राइमा ने घोषणा की। 10वें नेता क्विन और रक्तपरी एलेक्स नामक महिला को कल दोपहर में फांसी दे दी जाएगी। 10वें परिवार के सदस्यों को अपने महल के भीतरी क्षेत्र में ही रहना होगा और उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं है। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। फांसी के बाद 10वें परिवार की जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि 10वें परिवार से ड्वाइट की मौत में सीधे तौर पर कौन शामिल है। बाहर निकलने की कोशिश करने पर भी सजा दी जाएगी। महल के चारों ओर शाही रक्षकों का एक समूह तैनात किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी इस क्षेत्र से बाहर न जाए। अगर कोई प्रयास किया जाता है तो उन्हें बल प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। जो शर्तें दी गई थीं वे बेहद हास्यास्पद थीं, लेकिन पॉल और लियो दोनों जानते थे कि कुछ भी कहना बेकार है। फैसला हो चुका था और शाही शूरवीर से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं था। पॉल ने पूछा, क्या यह इसी क्षण से शुरू होगा? यहाँ पहले से ही एक समूह आप पर नजर रखे हुए है कि आप यहाँ से जाएंगे या नहीं। शाही रक्षक जल्द ही यहाँ आएंगे। सुनिश्चित करें कि आपके टावर और मूर्तियां शाही रक्षकों पर हमला करने की कोशिश न करें, वरना मुसीबत हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि प्राइमा उन्हें और कोई जानकारी देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वह पहले ही बाहर जाने वाला था। पॉल बस शुक्र मना रहा था कि बाकी लोग वहां उसकी बातें सुनने के लिए मौजूद नहीं थे। खासकर पीटर, क्योंकि वह मौके पर ही भड़क जाता, शायद प्राइमा से लड़ने की कोशिश करता। एक और चिंता टावरों को लेकर थी। उन्हें नहीं पता था कि वे कैसे काम करते हैं और उन्हें डर था कि कहीं वे पास आते ही शाही पहरेदारों पर हमला न कर दें। दोनों के बीच काफी विचार विमर्श के बाद पॉल और लियो ने तय किया कि वे क्विन के सभी करीबी लोगों को सामान्य भोजन कक्ष में बुलाएंगे। उन्होंने सोचा कि उन्हें न बताएं, लेकिन वे जानना चाहते थे कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं ताकि उन्हें अंदाजा हो सके कि क्या करना है। हालांकि जब सभी लोग कमरे में दाखिल हुए तो एक समस्या सामने आई। क्या कोई कारण है कि लोगन और पीटे यहाँ नहीं हैं? पॉल ने पूछा। मैं उन्हें महल में कहीं नहीं ढूंढ सका। शायद वे महल के भीतरी इलाके में कहीं हों, सैम ने जवाब दिया। ओह, उन दोनों ने कहा था कि वे पिशाच बस्ती के बाहर कोई प्रयोगशाला या कुछ और ढूंढने जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वे कब वापस आएंगे, सिल ने सहजता से जवाब दिया, मानो कोई समस्या ही न हो। क्या? पॉल स्तब्ध होकर चिल्लाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह सही समय था या नहीं। अगर वे अभी जाने की कोशिश करते तो यह नामुमकिन होता, लेकिन अब वह उनके लौटने और क्विन के बारे में पता लगाने के ख्याल से कांप रहा था। वे दोनों को जानते थे, इसलिए फांसी रोकने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। ये सुनकर कि वे दोनों एक प्रयोगशाला में जा रहे हैं, लियो को बस एक ही जगह याद आ रही थी। वह जगह जो उन्होंने कुछ समय पहले पहाड़ों में खोजी थी। वहां रहते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और पीटर भी मजबूत था, फिर भी हमेशा कोई न कोई चिंता बनी रहती थी। हम कोशिश कर सकते हैं और उन्हें ढूंढ सकते हैं। पॉल को अपना सिर हिलाते हुए देखकर लैला ने सुझाव दिया। यही तो समस्या है, हम नहीं कर सकते, पॉल ने जवाब दिया। कुछ ही देर पहले उसे एशले का संदेश मिला था, जो गेट पर ही रुकी हुई थी। शाही पहरेदार उन पर नजर रखने के लिए आ गए थे, लेकिन उन्होंने उसे ये भी बताया था कि कुछ देर पहले ही कुछ लोग अंदर आए हैं और जल्द ही उनके साथ आएंगे।
पॉल ने अन्य लोगों को बताया कि प्राइमा ने उन्हें क्या बताया था और कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि वे इस बात पर असमंजस में थे कि क्या सोचें। तो अगर हम क्वीन को बचाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि हम राजा के खिलाफ जा रहे हैं, सभी नेताओं से लड़ रहे हैं। लैला ने पूछा, लेकिन हमारे पास क्या विकल्प है? वे असल में हमें बता रहे हैं कि वे क्वीन को मार डालेंगे। पिछली बातचीत से पॉल को पहले से ही पता था कि क्वीन को बचाने के लिए हर कोई लड़ेगा। एक तरह से उन्हें यह भी पता था कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी जिंदगी और भी बदतर हो सकती है और मौत ही बेहतर विकल्प होगी। पूर्व मानव होने और बिना किसी नेता के वे बस कल्पना ही कर सकते थे कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। हो सकता है ऐसा न हो। कमरे में प्रवेश करते हुए एक आवाज़ आई। दरवाजे खुले और दो लोग दिखाई दिए। ये वही मेहमान था जिसका पॉल इंतजार कर रहा था, सिल्वर अपने छोटे भाई फैक्स के साथ, जो बेतरतीब ढंग से कमरे में इधर उधर देख रहा था। फैक्स, लैला बोली, तुम जिंदा हो और बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन ये स्पष्ट था कि फैक्स को इस बात का कोई सुराग नहीं था कि लैला कौन थी या कमरे में और कोई था। अरे दोस्तों, अगर मैं आप में से किसी को नहीं जानता तो माफ़ करना। आपको पता है, मुझे याददाश्त की थोड़ी समस्या है, लेकिन कृपया मेरे साथ पहले जैसा व्यवहार करें और हम सब ठीक हो जाएंगे, है ना? वह घबराकर हंसा। यद्यपि फैक्स का वापस आना जश्न मनाने का क्षण था, लेकिन उनके दिमाग अभी भी सबसे महत्वपूर्ण मामले पर थे और वे जानना चाहते थे कि सिल्वर के शब्दों का क्या मतलब था। मेरी ब्राइस से मुलाकात हुई थी, मुझे नहीं लगता कि वह इस फांसी के दौरान क्वीन को मारने की योजना बना रहा है। कम से कम अभी तो नहीं। उससे पहले वर्डवाइड को मारने वाले असली व्यक्ति का पता लगाना चाहता है और वह ये भी जानता है कि हमारी ओर एक बड़ा खतरा आ सकता है। कोई बड़ा खतरा? सैम ने कहा। कुछ हुआ है क्या? लियो आगे बढ़ा और सिल्वर की तरफ बढ़ा। बाकी लोग स्वाभाविक रूप से लियो के रास्ते से हट गए। क्या हम इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ नहीं रहे कि हमें पता हो कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है? लियो ने टिप्पणी की। कुछ लोगों के चेहरे शर्मिंदगी से लाल हो गए। शापित जहाज के लोग लियो को अच्छी तरह से नहीं जानते थे और उसकी आंखों को देखकर, जो हमेशा से थी, उन्होंने सहज ज्ञान से वही किया जो उन्होंने किया था। मुझे लगता है कि तुमने ब्राइस को वो सब बता दिया है जो हमें पता चला है, यानी अब समय आ गया है कि हम तुम्हें सब बता दें, लियो ने समझाया। जो लोग क्वीन को फंसा रहे हैं, लगता है वे इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे। सिल्वर ने सहमति में सिर हिलाया। हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ जो कुछ दिन बचे हैं उनमें क्या हुआ, और जब आपको ये पता चल जाएगा तो हम अपनी योजना बना सकेंगे। लियो और सिल्वर जो कहानी बताने वाले थे वह कुछ दिन पहले की है, जब उनकी मुलाकात मूल 8वें नेता से हुई थी और उन्होंने जो कुछ पाया था उसके कारण वे इतने लंबे समय तक रुके रहे थे। फैक्स को बचाने के बाद समूह जंगल में जितनी तेजी से भाग सकता था वापस लौट रहा था। इस बार उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे किस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं। असल वजह यह थी कि इस समय सिल्वर की पीठ पर लदे बड़े बक्से के अंदर 8वें पिशाच शूरवीरों में से एक था। उम्मीद है कि इससे उन्हें फैक्स और कास पर हमला करने वालों के बारे में वो जवाब मिल जाएगा जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि समूह इस समय जंगल में फंसा हुआ था, जहां उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे उसे देखेंगे। फैक्स और नेट लगभग 8 ब्लडस्कल से घिरे हुए थे। उनमें से हर एक में उनकी अपनी ताकत से बढ़कर ताकत और उनकी गति थी। इससे बाहर निकलने के लिए वे सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रह सकते थे और उन्हें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। मुख्य समस्या उनके साथ आया असली पिशाच था, जिसका नाम रेमस था। सिल्वर घुटनों के बल बैठी थी, किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने को तैयार नहीं थी जिसे देखने के लिए उसकी आंखें बनी ही नहीं थीं। जन्म से ही उसे बताया गया था कि उनका अस्तित्व, जो कुछ भी वे हैं, इन लोगों की वजह से है। उसे लगा कि अगर वे चाहते हैं कि उनका जीवन न रहे तो ये तो होना ही था। एक तरह से मूल पिशाच देवताओं जैसे थे, और किसी पिशाच को उस देवता को नुकसान पहुंचाने की क्या सज़ा मिलती। उसके लिए अच्छी बात यह थी कि उसके सामने एक ऐसा आदमी था जिसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके सामने कौन है। वह दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा था और जो भी उसके रास्ते में आता उसे काट डालने को तैयार था, और लियो ने वही किया था। क्यूई के दूसरे चरण से अपनी तलवार को लैस करके लियो रेमस का हाथ काटने में सक्षम हो गया। ये कैसी तलवार है? रेमस ने अपने घाव के सिरे को पकड़ते हुए कहा। तलवार अब तक उसके हाथ को चीर नहीं पाई थी, तो अब क्यों कर पाएगी? इसकी वजह लियो द्वारा क्यूई के दूसरे चरण का इस्तेमाल करने का तरीका था। दूसरा चरण किसी के हथियार पर एक ढाल था, न कि उसे ताकत देने वाला कोई इंजेक्शन। हालांकि लियो की क्षमता के कारण उसके पास किसी से भी ज्यादा नियंत्रण था। वह ढलाई के आकार को इस हद तक बदल सकता था मानो उसने अपनी तलवार को क्यूई से बनी किसी और तलवार से ढक दिया हो। रेमस पर यह लगभग शुद्ध क्यूई वार था, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका जख्म पहले की तरह ठीक नहीं हो रहा था। अगर रेमस के साथ ऐसा कुछ होता तो वह अपना पूरा हाथ वापस उगा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था।
नीचे की ओर उसकी बांह के बीच से कट लग चुका था और उसका हाथ जमीन पर पड़ा था। वह परी के खून और एक अन्य पदार्थ को अपने शरीर में बहते हुए महसूस कर सकता था। पहले रेमस ने अपने रक्त नियंत्रण से परी के खून को हटाया, लेकिन उसका घाव अभी भी नहीं भरा था। जल्दी से सोचते हुए रेमस ने अपने दूसरे हाथ से कंधे से नीचे की ओर अपनी बांह को काटने का फैसला किया। वह जमीन पर गिर पड़ा और जल्द ही उसके शरीर से एक नया अंग उगता हुआ दिखाई दिया। यह उपचार की गति मुझे पीटर की याद दिलाती है, लियो ने सोचा। अजीब बात यह थी कि जब पीटर अपने शरीर को ठीक करता था तो वह उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा को सोख लेता था। अंततः वह ऊर्जा समाप्त हो जाती थी और उसे मानव मांस से पुनः प्राप्त करना पड़ता था। जब लियो ने रेमस को पुनः हाथ उगाते देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई ऊर्जा का उपयोग ही नहीं हुआ। आपका शरीर बहुत दिलचस्प है, लियो ने टिप्पणी की। दिलचस्प, रेमस ने दोहराया। अगर उन्हें पता होता कि हम पर कितना श्राप है तो कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। रेमस चिल्लाया और दोनों हाथ आगे बढ़ाकर लियो की ओर खून की गोलियां दागने लगा। क्यूई से धकी अपनी तलवार के साथ। वह हर गोली को नाकाम करने के लिए पर्याप्त मजबूत था और 8 गोलियां चलने और नाकाम होने के बाद लियो देख सकता था कि जिन उंगलियों से गोलियां चली थीं वे ठीक होने की प्रक्रिया में थीं। एक हाथ से 9वीं गोली और दूसरे हाथ से 10वीं खून की गोली चलाते हुए, ये जानते हुए कि ये आखिरी शॉट होंगे जबकि उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए, लियो ने अपनी दूसरी चरण की क्यूई को काटने वाले रूप से पकड़ने वाले रूप में बदलना सुनिश्चित किया। इस बार गोलियां चलाते समय वह अपने कदमों में अतिरिक्त शक्ति जोड़ने के लिए अपने शरीर को घुमा सका और अपनी तलवार के किनारे से मारते हुए उसने गोलियों को इस तरह पकड़ लिया जैसे वे उसकी तलवार को छूते समय मंडरा रही हों और उन्हें वापस घुमाकर रेमस की ओर भेज दिया। वे उसके शरीर पर लगे थे लेकिन उसने उन्हें स्पंज की तरह सोख लिया। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सिवाय उसके कपड़ों में कुछ छेदों के। हालांकि जल्द ही लियो उस पर टूट पड़ा और एक बार फिर उसके हाथों पर निशाना साधते हुए अपनी तलवारें घुमाईं। रेमस ने हलचल देखी और पीछे हट गया, लेकिन उसके हाथ पीछे की ओर खींचते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो वे उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। नहीं, ये ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हाथ ब्लेड की तरफ बढ़ रहा है। जल्द ही लियो उसकी उंगलियां काटता हुआ सॉसेज की तरह जमीन पर गिरने लगा। लियो ने अपने आत्मिक हथियार से रेमस के शरीर को अलग अलग तरह से हिलाया था, क्योंकि अभी उसके सामने जो व्यक्ति था वह रोवा जितना ताकतवर नहीं था। मुझे पता है कि तुम इससे ठीक हो सकती हो, लेकिन क्या तुम उससे भी जल्दी ठीक हो सकती हो जितना मैं तुम्हारे दिल पर वार करने में लगा हूं? लियो ने हमेशा की तरह शांत रहते हुए पूछा। तुम बहुत परेशान कर रहे हो, रेमस चिल्लाया बिना उंगलियों के भी मुट्ठी बांधते हुए, और अचानक उसका हाथ पीछे की ओर मुड़ गया, हवा में उछल गया। उसने खून की तोप दाग दी। उसकी मुट्ठियों से आभा का एक बड़ा लाल गोला निकला और यह ऐसी चीज थी जिसे लियो अपनी तलवार से नहीं रोक सका। यह उसके दूसरे चरण की क्यूई को फैलाने के लिए बहुत करीब थी। उसे मारते हुए वह पीछे की ओर गिरा और जमीन पर फिसल गया। रक्त तोप लाल ऊर्जा का एक बड़ा गोला थी। ये रक्त प्रहार जितना तेज नहीं था। उसने अपनी तलवार से उसका कुछ हिस्सा रोकने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन पेट पर एक जोरदार वार किए बिना नहीं। बाहर से उसकी त्वचा को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसके अंदरूनी अंग किसी न किसी तरह से फट गए थे और लियो के मुंह से निकलता खून इसका सबूत था। नेट और फैक्स ब्लडस्कर्स से लड़ने में पूरी तरह व्यस्त थे। अपनी गति और ताकत के कारण वे दोनों एक दूसरे के करीब बने हुए थे। दोनों के संयोजन से ही वे बच पाए थे, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने केवल एक ब्लडस्कर को ही मार गिराया था और जल्द ही नेट के शैडो मैक पॉइंट खत्म हो जाएंगे क्योंकि ब्लडस्कर्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। सिल्वर, तुम क्या कर रही हो? फैक्स अपनी बहन की ओर देखते हुए चिल्लाया, जो अभी भी हिली नहीं थी। तुमने कहा था कि तुम मेरी बहन हो, है ना? पता है, जब तुमने मुझे ये बताया और मैंने तुम्हें उस दूसरे आदमी से लड़ते देखा तो मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी ऐसी बहन है, लेकिन अब तुम बस वहीं खड़ी रहोगी और उस आदमी को हम सबको मारने दोगी। तुम्हें कुछ करना होगा, उसकी मदद करो अभी। तुम एक निराशा हो सकता है कि दूसरों के शब्द उस स्थिति में उस तक न पहुंच पाते जिसमें वह थी, लेकिन अपने भाई के शब्द सुनकर, जिसकी वह बहुत परवाह करती थी और जिसके बारे में उसे सबसे अधिक चिंता थी कि वह उसके बारे में क्या सोचेगा, उस पर एक खास तरह का प्रभाव पड़ा। एक और बात थी जिसने उसे भरोसा दिलाया, लियो और रेमस के बीच की लड़ाई देखकर, यह आदमी कोई भगवान नहीं था। जब लियो अपनी तलवार लेकर उसके पास आता था तो उसकी आंखों में डर समा जाता था। कोई भगवान डर नहीं दिखाता। वह जहां खड़ी थी वहीं से उठी और बुढ़िया को डोरियों से पकड़कर लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। लेकिन पलटकर उसने देखा कि रेमस के दोनों हाथ ठीक हो गए थे और एक और खूनी तोप उसकी तरफ आ रही थी। वह बस इतना ही कर सकती थी कि गुड़िया को अपने सामने रखकर हमले को रोक दे। जैसे ही गुड़िया पर हमला हुआ, उसके अंग फट गए, उन्हें बांधने वाली डोरी के धागे अलग हो गए और उसका धड़ खून की तोप से उसके शरीर पर जा लगा। इस शक्तिशाली हमले का असर उसकी आंतों में महसूस हुआ और उसकी सांसें उखड़ गईं।
तुम सब मूर्ख हो, ये बहुत आसान हो सकता था, रेमस ने कहा। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी लड़ाई नहीं की थी, सिवाय उसके कपड़े पहले से अलग लग रहे थे। उसकी दोनों भुजाएं फिर से तैयार थीं और एक और रक्ततोप चलाने से वे दोनों खत्म हो जाएंगे। जमीन से उठकर लियो क्यूई का इस्तेमाल करके अपने अंगों को मजबूत कर पाया, जिससे वह लड़ाई जारी रख सका। जब तक वे बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे, उसे नहीं पता था कि यह कब तक चलेगा। यह अकेले लड़ने के लिए कठिन लड़ाई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें हार जाऊंगा, लियो ने सोचा। दोस्तों, फैक्स चिल्लाया, लेकिन चाहे वह कितना भी मदद करना चाहता हो, वह और नेट ब्लडस्कर्स के बीच फंस गए थे। लेकिन उसी पल फैक्स की कमाई से काली धुंध दिखाई देने लगी, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था। धुंध एक द्वार जैसा आकार लेने लगी थी और जैसे ही दो ब्लडस्कर उनकी ओर झपटे, एक मानव शरीर जितना बड़ा पंजा प्रकट हुआ और उन दोनों को दो टुकड़ों में काट डाला। उस काले द्वार से कोई और नहीं बल्कि बोनक्लॉ निकला। ये क्या बकवास है, फैक्स चिल्लाया। उसने पहले कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था, और वो तो उसकी बाली से ही निकला था। क्या वो मैं था? क्या मैंने किया था? शायद ये सांड जैसा है। अरे बोनी, इन्हें बचाओ। बोनक्लॉ ने अपनी खोखली मृत आंखों से फैक्स की ओर देखा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह इसका जिम्मेदार नहीं था। क्यों? बोनक्लॉ यहाँ उसका क्यों है? रेमस ने कहा। उसका शरीर यह सोचकर भय से कांप रहा था कि यह किसका है। तारांकन 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 तारांकन। पैट्रियन पर MVS वेबटून तक पहुंच प्राप्त करें। ये केवल $3 प्रति माह है और मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम विशेष रूप से पढ़ें। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं तो आप मेरे Patreon जक्समंगा पर कर सकते हैं। MVS कलाकृति और अपडेट के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें जक्समंगा। बोनक्लॉ के प्रकट होते ही रेमस के सामने मानो सब गायब हो गए। उसका ध्यान बस उस अजीब जीव पर था जो मानो कहीं से अचानक प्रकट हो गया था। इस बात का सबसे ज्यादा एहसास लियो को हुआ था। वह अपनी आभा में आए बदलाव से यह समझ सकता था, जो प्रतिक्रिया में टिमटिमा रही थी। बस एक बात उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। आखिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? हालांकि लियो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। हालांकि रेमस का ध्यान भंग हो रहा था, वे इस समय का इस्तेमाल खुद को संभालने के लिए कर सकते थे। उसने जल्दी से उस फ्लास्क का ढक्कन खोला जो दोनों को दिया गया था और अंदर का खून पीने लगा। क्विन शुरू से ही उनके जाने को लेकर सतर्क था और बिना खून लिए उन्हें जाने नहीं देता था। हालांकि लियो ऐसा नहीं करता। लियो को ऐसा करते देख सिल्वर ने भी वैसा ही किया। जल्द ही उनके शरीर ठीक होने लगे। सिल्वर अब हिचकिचा नहीं रही थी, उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसकी जान तो सिर्फ उस मजबूत कठपुतली की वजह से बची थी, लेकिन अब उसके पिता का दिया हुआ तोहफा मानो नष्ट हो गया था। उसकी उंगलियों के पोरों से एक डोरी निकली और गुड़िया के फटे हुए शरीर के अंगों से चारों तरफ जुड़ने लगी। जल्द ही शरीर के अंग धड़ की ओर बढ़ने लगे। हाथों की कुछ तेज हरकतों से गुड़िया लगभग पहले जैसी हालत में आ गई और अब उसे उसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। अच्छा हुआ कि यह चीज़ जिंदा नहीं है। अगर यह फिर से नष्ट हो गई तो मैं इसे फिर से बना दूंगा। जब वे दोनों रेमस के साथ दूसरे दौर की तैयारी कर रहे थे, फैक्स और नेट दोनों अपने सामने उस अजीब जीव को घूर रहे थे। सभी ब्लडस्कर अभी भी उन्हें घेरे हुए थे। हालांकि अब वे छोटे लग रहे थे। बोनक्लॉ खुद ब्लडस्कर से थोड़ा बड़ा था और जमीन को छूते समय उसके अंग और पंजे लगभग 3 गुना लंबे थे। अरे, वह चीज़ तो हमारी तरफ है ना? फैक्स ने नेट से फुसफुसाते हुए कहा। हमारी तरफ? क्या ऐसा लग रहा है कि वो हमारी तरफ है? और हाँ, क्या तुम ही तो नहीं थे जिसने अपने पिशाच जादू से उसे बुलाया था? नेट ने बेचैनी से जवाब दिया। वजह ये थी कि वो उम्मीद कर रहा था कि वो अजीब जानवर जिसने अभी अभी एक ब्लडस्कर को काटा था, उनकी तरफ हो। एक पल में बोनक्लॉ एक काले द्वार में घुसने लगा और जल्द ही एक पंजा एक ब्लडस्कर की ओर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसने पंजा वापस मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी लंबी नुकीली उंगलियां ब्लडस्कर के हाथों को चीरती हुई निकल गईं और बोनक्लॉ ने अपने दूसरे हाथ से ऊपर की ओर चीरते हुए ब्लडस्कर को मक्खन की तरह 4 अलग अलग टुकड़ों में काट दिया। ब्लडस्कर्स की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उनका स्वास्थ्य ज्यादा नहीं था। अगर कोई पिशाच या जानवर होता जो उन पर काबू पा लेता और उन्हें मार देता तो उनसे निपटना आसान होता। हालांकि बोनक्लॉ के पैरों की चाल तेज नहीं थी, लेकिन उसके लंबे हाथ हमेशा की तरह तेज थे। किसी भी छोटे से क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार टेलीपोर्ट करने की क्षमता के कारण उसे अपने पैरों पर तेज होने की जरूरत नहीं थी। जल्द ही बाकियों ने देखा कि नतीजा क्या हुआ। एक एक करके ब्लडस्कर्स को चीर डाला गया। बोनक्लॉ ने हर एक के पास टेलीपोर्ट किया और 1-2 बार में उन्हें खत्म कर दिया। ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन जो ब्लडस्कर्स नेट और फैक्स दोनों के लिए खतरा साबित हो रहे थे, अब खतरा नहीं रहे। फिर वह मुड़कर रेमस की ओर देखने लगा। उसकी खोखली आंखें उसे घूर रही थीं और धीरे धीरे वह उसकी ओर बढ़ने लगा। 2 युवा लड़के इस लड़ाई में ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि क्विन के पास जो जीव है वह हमारी मदद कर सके।
लियो ने सोचा। हालांकि उनके पास उससे संवाद करने का कोई तरीका नहीं था, लियो को बस इस बात से खुश होना था कि वह उनके पक्ष में था। अब जब पता चला कि रेमस के पास कुछ तरकीबें हैं, तो लियो ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने अपना ब्लेड घुमाया और खून का एक वार किया। सिल्वर ने भी वैसा ही किया, लेकिन पास न आकर अपनी गुड़िया को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वह जानती थी कि उसकी डोरियां उसे थामे रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होंगी, इसलिए वह गुड़िया को नियंत्रित करने के लिए केवल अपने कौशल पर ही भरोसा कर सकती थी। रेमस ने लियो के वार को तो टाल दिया, लेकिन उसने गुड़िया के 6 अंगों पर वार करने का फैसला किया, जिनमें से हर एक के हाथ में तलवार थी। उसने रक्त कठोरता कौशल से अपने शरीर के बाहरी हिस्से को कठोर बनाया और वार को सीधे झेला। गुड़िया अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि उसके शरीर पर कुछ घाव दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये कभी भी लक्ष्य नहीं था, क्योंकि उसके ठीक पीछे बोनक्लॉ टेलीपोर्ट हो गया था और उसके सिर के ऊपर अपने पंजे से वार कर रहा था। बगल की ओर बढ़ते हुए रेमस ने पंजे को अपनी गर्दन के किनारे से गुजरने दिया, लेकिन कुछ इंच अंदर तक घुसने के बाद वह वहीं रुक गया। समूह ने सोचा कि उनका 3 तरफा हमला काम कर गया है, लेकिन इसके बजाय रेमस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम पहले जितने ताकतवर नहीं रहे। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि तुम्हारा मालिक यहाँ नहीं है? क्या यही वह सारी ताकत है जो तुम अकेले जुटा सकते हो? रेमस चिल्लाया, और मानो उसकी चीख पर प्रतिक्रिया करते हुए घाव से एक लाल ऊर्जा निकलती हुई दिखाई दी, जिसने बोनक्लॉ के पंजे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हाथ पर चोट लग गई थी और अब दिखाई नहीं दे रहा था। वह पीछे धुंध का एक निशान छोड़ रहा था और कुछ नहीं। वह पीछे हट गया, कहीं और टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन लियो ने हार नहीं मानी। वह अब लगातार खून के वार कर रहा था। पहले वह संयम बरत रहा था, इस डर से कि इससे उसके शरीर का खून खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसने कुछ कोशिश नहीं की तो वे सभी मर सकते थे। रेमस ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें थोड़ा हिलाना शुरू किया, और साथ ही ऐसा लगा जैसे खून के छींटे भी हिल रहे हों। आखिरकार वे रास्ते से भटक गए, और रेमस के हिले बिना ही वे उसके आसपास के पेड़ों और जमीन से टकरा गए। तुम्हारा खून पर कोई नियंत्रण नहीं है ना? क्या तुम सचमुच एक पिशाच योद्धा हो? रेमस ने मजाक उड़ाया। सिल्वर जिस गुड़िया को नियंत्रित कर रहा था, उसने एक बार फिर रेमस पर हमला करने की कोशिश की। इस बार उसने रक्त शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया और ब्लेड को अपने शरीर में घुसने दिया, जिससे सिर से पैर तक कई घाव हो गए। फिर ठीक वैसे ही जैसे बोनक्लॉ ने घाव किया था, सभी घावों से एक हल्का लाल रंग चमकने लगा। रंग और भी ज्यादा चमकीला होता गया और अंततः लाल रंग की एक चमक सी दिखाई देने लगी। बाकी लोग ऊर्जा को देखकर मुंह फेर गए। लियो 10वें परिवार के बाकी 2 लोगों के पास गया और अपनी क्यूई फैलाते हुए उन्हें आने वाली किसी भी मुसीबत से बचाने की उम्मीद में। जब लाल आभा और रोशनी मंद हुई, तो इस बार गुड़िया सिर्फ फटी हुई नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया गया हो। हमारे परिवार का पवित्र खजाना ऐसे ही नष्ट हो गया, सिल्वर ने गुड़िया के टुकड़ों को देखते हुए सोचा। स्थिति खराब थी और ऐसा लग रहा था कि मूल नेता के पास अभी भी कोई चाल छिपी हुई है। अगर मैं अपने आत्मिक हथियार का इस्तेमाल करूं, तो शायद मैं उसकी कुछ ऊर्जा लेकर उसे अपनी ओर मोड़ सकूं। क्यूई नियंत्रण के साथ मैं ये सुनिश्चित कर सकूंगा कि मैं उसकी इतनी ज़्यादा ऊर्जा न ले लूं कि मैं उन जानवरों में से एक बन जाऊं, लेकिन शायद उसे हराने के लिए यही ज़रूरी है। लियो ने सोचा। वह उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ भी सोच रहा था। तभी बोनक्लॉ फैक्स के बगल में खड़ा दिखाई दिया। उसने उसे ऐसे देखा जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द तब तक नहीं निकला जब तक कि एक शब्द उसके दिमाग में नहीं घुस गया। मास्टर, मास्टर! फैक्स के दिमाग में एक ऊंची आवाज़ सुनाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा साथी हैम था। बोनक्लॉ, ये कह रहा है कि तुम बाकी सबको बुलाओ कि तुम कहाँ हो। क्या, और इससे कोई मदद क्यों मिलेगी? फैक्स ने तर्क दिया। अपने अक्षत हाथ से बोनक्लॉ ने अपनी एक उंगली उठाई और एक वृत्त बनाना शुरू किया। उसकी लंबी उंगली के साथ साथ एक बैंगनी रेखा दिखाई दे रही थी, और जब वह रेखा अपने मूल प्रारंभिक बिंदु से जुड़ी तो एक अंधेरे द्वार जैसा कुछ खुल गया। हालांकि यह ऐसा रंग था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था, तथा अन्य लोग इसे पहचान नहीं पाए। ये देखकर और यह सोचकर कि बोनक्लॉ कम से कम उसके पक्ष में है, उसने दूसरों को बुलाने का निर्णय लिया। सब लोग जल्दी से इधर आओ! फैक्स चिल्लाया, और वह उस अजीब पोर्टल से कूदने वाला पहला व्यक्ति था। सिल्वर ने बड़ा बक्सा उठाया और अपने भाई के पीछे चली गई, और जल्द ही नेट और आखिरी बच्चे लियो के साथ दौड़कर अंदर चली गई। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? रेमस चिल्लाया। उसके शरीर के घाव अभी भी नहीं भरे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तरह खुद को शक्ति देने के लिए अपने ही खून का इस्तेमाल कर रहा था। उसने उसे खून का जाल बनाया और जल्द ही उसे उस द्वार की ओर फेंक दिया जिससे सब कूद कर आए थे। ये देखकर लियो ने आखिरी उपाय किया। उसने अपने नीचे की जमीन को तेजी से एक चौकोर आकार में काटा और आगे दौड़ता रहा। फिर जब वह काटे गए चौकोर के ऊपरी आधे हिस्से पर पहुंचा, तो उसने अपना पैर जोर से नीचे पटका जिससे दोनों के बीच एक दीवार बन गई।
जाल दीवार को चीरता हुआ उसे चकनाचूर कर गया और जब दीवार गिरी तो रेमस किसी को देख नहीं पाया। बाकी लोग तो बच गए थे, लेकिन सवाल ये था कि वे कहाँ गए। बोनक्लॉ द्वारा बनाए गए पोर्टल के दूसरी ओर वे सभी उस क्षेत्र को देख रहे थे जहाँ वे थे। यह ऐसा क्षेत्र था जिसे उनमें से किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा नहीं हो सकता, सिल्वर ने कहा। क्या हम परिचित दुनिया में हैं? रेमस से महसूस की गई ऊर्जा बढ़ती जा रही थी और लियो इसे महसूस कर सकता था। वह जानता था कि इतनी सारी क्षमताओं का इस्तेमाल करने और लड़ने के बाद भी रेमस में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हालांकि लियो और सिल्वर को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन इस प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल हुए बिना या कोई महत्वपूर्ण चीज खोए बिना उनकी जीत की कल्पना करना मुश्किल था। हालांकि लियो को साफ पता था कि उनका लक्ष्य क्या था, पिशाच योद्धा को सकुशल वापस लाना था, रेमस को हराना नहीं। अगर वह अकेला होता तो शायद वह अपनी जान जोखिम में डालकर सामने वाले को हराने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देता। उसने एक पल के लिए भी इस बारे में सोचा था, लेकिन समस्या ये थी कि इसकी कीमत क्या होगी। यही कारण था कि जब उसने रहस्यमयी बोनक्लॉ द्वारा उनकी स्थिति का एक रास्ता बनते देखा तो उसने उसे स्वीकार करने का फैसला किया। पोर्टल से जो ऊर्जा आ रही थी वह परिचितों जैसी ही थी। यह कोई ऐसा पोर्टल नहीं था जिसका वह आदी था या जिसे उसने पहले कभी देखा था। ये जानते हुए कि वह प्राणी क्वीन का था, उसने सोचा कि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, या कम से कम उसे तो यही उम्मीद थी। जब उनमें से हर एक उस पार गया तो उसने वैसे ही काम किया जैसे दूसरे टेलीपोर्टर इस्तेमाल करते थे। एक अजीब सा एहसास जो बस कुछ सेकंड तक रहा, उसके बाद उन्हें दूसरी तरफ जो कुछ भी था उसमें फेंक दिया गया। ये तब हुआ जब उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जो किसी भी ग्रह पर पहचान से परे थी जहां वे कभी गए थे। उन्होंने अपनी आंखें मली और अपने आसपास की हर चीज़ को देखा। हर चीज़ हरे और नीले रंग से ढकी हुई थी जो मानो आसमान से आती हुई प्रतीत हो रही थी। ये पेड़ों और ज़मीन पर प्रतिबिंबित हो रहा था। हर जगह विशाल पहाड़ी इलाके फैले हुए थे और रहस्यमयी रंग तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। जीव जंतु अजीबोगरीब विशाल बादलों के बीच से उड़ रहे थे जो मानो एक साथ बने हों, फिर भी इस तरह से गति कर रहे थे मानो वे अपने ही हों। वे जो भी जीव देख पा रहे थे वे सभी अजीब तरह से जगमगा रहे थे मानो किसी चमकते हुए पदार्थ से घिरे हों। ये सब रहस्यमय लग रहा था। हालांकि सबसे ज्यादा जो चीज़ दिख रही थी वह थी हवा में हर जगह तैरती हुई चीज़ें। बर्फ के गोले जितने आकार के चमकते हुए गोले थे, लाखों की संख्या में वे उन्हें घेरे हुए थे और जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैले हुए थे। अजीब धीमी गति से चलती गेंदों पर नजर रखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे जैसे जीव इन अजीब गेंदों के करीब पहुंचते वे उन्हें अपने शरीर में समा लेते, जिससे उनके शरीर में अस्थायी रूप से और भी ज्यादा चमक आ जाती। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि वे कहाँ हो सकते हैं, और वह थी सिल्वर। उसने इस जगह के बारे में कुछ पढ़ा था, लेकिन उसने इस जगह के बारे में सिर्फ शब्द ही सुने थे, इसलिए उसे यकीन नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता, क्या यही परिचित दुनिया है? उसने अचानक कहा और उसे पहले पढ़ी हुई बातों से मिलाने की कोशिश की। 10वें परिवार के मूल नेता ने बहुत पहले कुछ ऐसा खोजा था। उसने इसे अपनी डायरी में उस जगह का वर्णन करते हुए लिखा था जहां वह गया था, लेकिन कोई और वहां नहीं गया था, इसलिए दूसरों को लगा कि उसने इसे गढ़ा होगा। फिर भी ये कुछ ऐसा था जो परिचितों के बारे में सीखते समय छात्रों के साथ होता था। अब ये स्पष्ट हो गया था कि यह स्थान वास्तव में अस्तित्व में था और किसी कारण से बोनक्लॉ उन सभी को यहां लाने में सक्षम था। वह परिचित दुनिया, क्या ये कोई दूसरा ग्रह है? नेट ने पूछा। अगर मैंने जो पढ़ा है वह सही है तो यह कोई दूसरा ग्रह नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरे ब्रह्मांड में हैं जो हमारे ब्रह्मांड से अलग है, लेकिन जुड़ा हुआ भी है। यहीं से बोनक्लॉ जैसे परिचित प्राणी आते हैं जिन्हें आपने पहले देखा था। यही वे विश्राम करते हैं और हमारे दोनों संसारों के बीच एक सेतु का निर्माण करते हुए अनुबंध बनते हैं। सिल्वर ने समझाया, हालांकि उसे नहीं लगा कि वह इसे समझाने के लिए सबसे अच्छी विशेषज्ञ है, क्योंकि वह भी वास्तव में नहीं जानती थी कि यह जगह असल में क्या है। यदि बोनक्लॉ ऐसा कर सकता था तो उसने हमें छिपाने के लिए शुरू से ही ऐसा क्यों नहीं किया? फैक्स ने पूछा। यह एक ऐसा प्रश्न था जो उनमें से किसी को भी नहीं पता था और वे इस बात से भी हैरान थे कि बोनक्लॉ कहाँ है। अरे, नेट चिल्लाया, तुम कहाँ हो? नेट को एहसास हुआ कि इस जगह से बाहर निकलने के लिए उन्हें वापस जाने के लिए एक पोर्टल बनाने हेतु बोनक्लॉ की भी आवश्यकता होगी, लेकिन बोनक्लॉ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या कर रहे हो तुम? सिल्वर नेट पर चिल्लाया। क्या बेवकूफ़ हो तुम? अगर कोई परिचित आकर हम पर हमला कर दे तो क्या होगा? ये सभी पिशाचों के अनुयायी नहीं हैं। दरअसल इनमें से कुछ को लड़ना और पिशाचों के खिलाफ अपनी ताकत आजमाना पसंद है। बेशक नेट को परिचितों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह अनजान था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि हाल ही में उसे सिल्वर से बहुत डांट पड़ रही थी। मुझे लगता है हमें जल्दी से बोनक्लॉ को ढूंढना चाहिए। यहाँ ज़्यादा देर रुकना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लियो ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। क्या मतलब है तुम्हारा?
फैक्स ने पूछा। उसी क्षण उनमें से प्रत्येक के शरीर से ऊर्जा का एक छोटा सा गोला उठता हुआ दिखाई दिया, जो लगभग उन छोटे चमकते हुए गोलों जैसा ही लग रहा था जो उन्हें अपने चारों ओर दिखाई दे रहे थे। जब यह उनके शरीर से निकला तो यह ऊर्जा के अन्य लाखों गोलों में शामिल हो गया और अचानक उन सभी को थोड़ी कमजोरी और चक्कर आने लगा। हमारे साथ क्या हुआ? सिल्वर ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। लियो शायद अकेला ही था जो समझ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो ऊर्जा उनके शरीर से निकल रही थी वह चीख थी। जो अभी अभी तुम्हारे शरीर से निकला है वह तुम्हारी क्यूई है। हालांकि हम इसे जीवन ऊर्जा भी कहते हैं। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं कि बोनक्लॉ हमें यहाँ क्यों नहीं लाया, क्योंकि ये दुनिया, यहाँ के जीव, ये सभी हमारी जीवन ऊर्जा पर निर्भर हैं। अगर हम यहाँ ज़्यादा देर तक रहे तो जल्द ही सारी क्यूई हमारे शरीर से निकल जाएगी, और जब ये खत्म हो जाएगी तो ये हमारी जीवन शक्ति भी छीनने लगेगी। लियो ने समझाया। हो सकता है कि वे लियो की बातों पर विश्वास न करते या प्रकाश के उनके शरीर से चले जाने से पहले उस पर बहुत अधिक भरोसा न करते, लेकिन उन सभी ने इसे महसूस किया था और दोनों को जोड़ते हुए वे देख सकते थे कि उसने जो कहा था वह सही था। समस्या ये थी कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। कहीं भी कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था और हर जगह लगभग एक जैसा ही दिख रहा था। लगता है यहाँ भी मास्क काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्विन से संपर्क नहीं कर सकते। नेट ने हाथ में मास्क लेकर कहा, जिसे उसने अपनी परछाई से प्राप्त किया था। अच्छी बात यह है कि हमारी क्षमताएं इस दुनिया में अभी भी काम करती हैं, लेकिन हमारी समय सीमा है। अपनी आंखें बंद करके लियो अपनी क्षमता को जितना हो सके फैलाने की कोशिश करने लगा ताकि वह अपने आसपास की हर चीज़ को महसूस कर सके, इस उम्मीद में कि इस तरह बोनक्लॉ मिल जाएगा। ऐसा करने से वह बारीक विवरण नहीं देख पाता था, और यदि निकटवर्ती अन्य वस्तुएं उन पर हमला करतीं तो संभव था कि वह उनसे अनभिज्ञ रहता, लेकिन अन्य वस्तुएं उसके आसपास होने के कारण उसने सोचा कि ऐसा करना पूरी तरह सुरक्षित है। आंखें खोलते ही उसे लगा कि कोई अच्छी खबर है। इस दुनिया के जीव, या जैसा कि आप उन्हें कहते हैं, परिचित, वे सभी एक ही जगह जा रहे हैं, मानो किसी चीज़ ने उनका ध्यान खींचा हो। शायद वह बोनक्लॉ है, या कुछ और भी हो सकता है। मैं आमतौर पर कहता हूं कि उस खतरनाक अनजान जगह पर जाना असुरक्षित है, लेकिन हमारे पास भी इस इलाके में घूमने का समय नहीं है। सहमत, सिल्वर ने कहा, और जल्द ही वे सभी उस ओर चल पड़े जहां परिचित जा रहे थे। लियो ने बाकियों को आगे चलने दिया और पीछे चलने का फैसला किया। उसने बाकियों को यह नहीं बताया कि उसे पीछे से एक परिचित जानवर का पीछा करते हुए महसूस हुआ था। यह ऐसा जानवर नहीं था जो उसने पहले कभी महसूस किया था, और वह उनसे कुछ दूरी पर खड़ा था, मानो उत्सुक हो। फिलहाल लियो इसे छोड़ देंगे और वे अपनी यात्रा जारी रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सामना करने के लिए तैयार रहें। लियो को यह नहीं पता था कि परिचित व्यक्ति को समूह में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे उसमें दिलचस्पी थी। लियो के निर्देशन में समूह आगे बढ़ता रहा। वे कई विशाल मशरूमों के पास से गुजरे जो पेड़ों जितने बड़े थे और पीले या हरे रंग के थे। छोटे छोटे जाने पहचाने कीड़े जमीन पर हर जगह दौड़ रहे थे। आखिरकार उन्हें लियो के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वे कई जीवों को एक खास दिशा में जाते हुए देख सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी किसी बड़ी घटना की ओर इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने इन बाहरी लोगों को नज़रअंदाज कर दिया। तभी नेट ने एक बड़े हिरन जैसा कुछ उनके पास से गुजरते देखा, लेकिन वो कोई आम बूढ़ा हिरन नहीं लग रहा था। उसके सींग उसके शरीर से 2 गुने बड़े थे और उसके सिर से ऊपर तक उठे हुए थे। तो क्या परिचित चीजें सभी पिशाचों को मिल सकती हैं? नेट ने आसपास के प्राणियों में रुचि विकसित करने के बाद पूछा। लगता है इसके लिए एक खास योग्यता की जरूरत होती है, फिर भी ज्यादातर लोग इसे चाहते ही नहीं, सिल्वर ने जवाब दिया। वैम्पायर नाइट्स एक समारोह के जरिए किसी परिचित से जुड़ सकते हैं, जिससे इस दुनिया और हमारी दुनिया के बीच की कड़ी खुल जाती है। हम उन्हें अपने खून की एक बूंद अर्पित करते हैं ताकि वे हमारी शक्ति का एहसास कर सकें। परिचितों को अपनी दुनिया के रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहिए, इसलिए जब तक हम निश्चित रूप से कुछ नहीं जानते, हम अनुमान लगा सकते हैं। जो परिचित एक बंधन बनाना चाहते हैं, वे एक दूसरे के लिए लड़ेंगे और विजेता अंततः उस पिशाच के साथ अनुबंध करेगा जिसने समारोह शुरू किया था। तो फिर तुम्हारे भाई का क्या? जब वह पिशाच योद्धा नहीं है तो उसके पास वह उड़ने वाला बैल कैसे है? नेट ने पूछा। ये सुनकर फैक्स ने अपनी बाली को छुआ, उसमें हल्की कंपन होने लगी। हैम को साफ पता था कि वे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो तुम मेरे परिचित हो, मुझे आश्चर्य है कि मैं तुम्हें कैसे पाया। एक संस्कार के रूप में प्रत्यक्ष वंशज भी किसी परिचित से जुड़ने के लिए एक समारोह से गुजरते हैं। किसी परिचित के प्रकट होने की संभावना काफ़ी कम होती है, हालांकि ऐसे मामले भी रहे हैं जब प्रत्यक्ष वंशज अपने जीवन में बाद में किसी परिचित से मिलने में कामयाब रहे, जबकि उस पहले समारोह के दौरान कोई परिचित नहीं आया था। ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, और इस संबंध में सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि कोई भी किसी न किसी तरह से उसे बुलाने के लिए आवश्यक योग्यता हासिल कर लेता है।
हमारी दुनिया में ऐसे मामले भी कम ही देखने को मिलते हैं जहां परिचित अपने आप प्रकट होते हैं। हमें नहीं पता कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन वे अपनी पसंद के पिशाचों से भी जुड़ सकते हैं। मेरे भाई का मामला कुछ ऐसा ही खास है, जहां फैक्स के वयस्क होने से पहले ही हैम अपने आप प्रकट हो गया था। सिल्वर ने बताया। ऐसा कहने के बाद मैं देख सकता हूं कि आप एक पिशाच से अनुबंध करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आपको वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। वे सामान्य पिशाचों के बीच भी लोकप्रिय नहीं हैं जो अपने परिचितों से जुड़ने में सक्षम होंगे, क्योंकि उनमें से कई अपने परिचितों के कारण मर चुके हैं। वे काफ़ी अजीब हैं, हर एक अपनी पसंद के हिसाब से अनोखा है। जब आप कोई अनुबंध करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अगर आप उसे पूरा नहीं करेंगे तो वह आपको मारने की कोशिश करेगा। सिल्वर की बातें सुनकर और उन फैमिलियर्स को देखकर नेड सोच रहा था कि आखिर वे कितने ताकतवर होंगे। वह जानता था कि जानवरों की अपनी अलग शक्ति होती है, जिनमें से कुछ में तो सर्वशक्तिमान शक्ति होती है, तो क्या इन फैमिलियर्स के लिए भी यही बात लागू होती है? अगर वे पिशाचों को मार सकते हैं तो उनमें कुछ ताकत तो होनी ही चाहिए, और पहले वाला बोनक्लॉ तो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा ताकतवर था। ये कहना सही होगा कि अगर वे आपस में लड़ भी पड़े तो परिचितों को कम आंकना ठीक नहीं था। अब तक उनकी यात्रा अपेक्षाकृत सुरक्षित रही थी, हालांकि उन्होंने कई तरह के परिचितों को अपने पास से गुजरते और मशरूम के जंगल से होते हुए पास आते देखा था, लेकिन उनमें से कोई भी आक्रामक नहीं लग रहा था। तो हैम, क्या ये सचमुच वही दुनिया है जहां से तुम आए हो? फैक्स ने पूछा। वह अपने उस छोटे साथी के बारे में और अधिक जानना चाहता था जिसने उसकी मदद की थी। कुछ, हैम ने जवाब दिया। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और मैं पहली बार इस इलाके में आया हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ कम ही आता हूँ। जब मैं तुम्हारे झुमके में आराम कर रहा होता हूँ तो मैं चुन सकता हूँ कि तुम क्या देखते हो, या जब तक तुम मुझे बुलाओ तब तक यहाँ वापस आ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मालिक की देखभाल करना चुनता हूँ। इसके अलावा तुम्हारी दुनिया यहाँ चल रही किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। तो फिर क्या तुम्हें पता है कि सभी परिचित लोग कहीं क्यों जा रहे हैं? फैक्स ने पूछा। मुझे कुछ पता नहीं, पर हो सकता है उन्हें कुछ महसूस हुआ हो। मैं बाहर आकर देखने की कोशिश कर सकती हूँ, पर मुझे थोड़ी चिंता है कि अगर मैं बाली से बाहर आ भी गई तो मैं भी उनकी तरह ही व्यवहार करूंगी, और अगर मैं फिर से तुमसे अलग हो गई तो क्या होगा? हैम ने जवाब दिया। ये साफ था कि हैम और फिक्स के बीच एक अच्छा रिश्ता था। ऐसा लग रहा था कि उनके लौटने पर उसे अपने नन्हे दोस्त को कुछ तोहफा देना ही होगा। अचानक जमीन में कंपन महसूस हुआ। मशरूम के सिर हल्के से सिकुड़ गए, मानो जो हो रहा था उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हों। कंपन एक के बाद एक जारी रहे, मानो कोई बड़ी चीज चल रही हो। ये स्पष्ट था कि जो कुछ भी था उसका वजन काफी था, जो कि उस आकार को देखते हुए अजीब था जो उन्होंने पहले हर चीज का देखा था, लेकिन फिर वे सभी अंततः देख सकते थे कि उनकी ओर क्या आ रहा था। विशाल मशरूमों के ऊपर एक विशालकाय जीव खड़ा था। वह चारों पैरों पर चलता था और एक अफ्रीकी हाथी से 3 गुना बड़ा था। सबसे खास बात थी उसकी लंबी घुमावदार गर्दन, जो पुराने डायनासोर जैसी थी, और उसकी बड़ी एक आंख जिसके सिर से 2 सींग निकले हुए थे। ये तो बहुत बड़ी चीज है। नेड खुद को रोक नहीं पाया और बोला, अगर वो जानवर था तो कम से कम राक्षसी स्तर का जानवर तो होगा ही। ये लगभग उस विशालकाय केकड़े जितना बड़ा है जिससे हमने लड़ाई की थी। तुम कितने मूर्ख हो? सिल्वर ने पूछा। तुम हर चीज सिर्फ आकार के आधार पर नहीं तय कर सकते। ऐसे बहुत से जानवर हैं जो छोटे होते हुए भी तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसलिए सिर्फ इसलिए कि कोई जानवर बड़ा है, इसका मतलब यह नहीं कि उसमें उतनी ताकत या गति है जितनी तुम सोचते हो। ये बिल्कुल सच था, खासकर इसलिए क्योंकि इंसानों के आकार के ही मानव जैसे जानवरों को सबसे ताकतवर माना जाता था। फिर भी, हालांकि सिल्वर ने अपनी बात कही थी, उसे यह मानना पड़ा कि उसमें से कोई बहुत तेज शक्ति निकल रही थी, क्योंकि वह दूसरों से ज्यादा चमक रहा था और तैरती हुई गेंदें उस बड़े जानवर द्वारा तेजी से सोख ली जा रही थीं। अपनी छोटी सी बहस के बीच एक बार फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ उनके शरीर से दूर जा रही है। उनके सिर चकराने लगे और फिर ऊर्जा का एक और गोला उनमें से हर एक से बाहर निकला। अब तक जानवर उनसे ज्यादा दूर नहीं था और उनके शरीर से निकली चमकती ऊर्जा की गेंद तुरंत उस बड़े जानवर की ओर बढ़ने लगी। बाकी सभी ऊर्जा गेंदों की तरह उसके विशाल शरीर ने उन्हें अवशोषित कर लिया और वह चमकने लगा। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने नीचे देखा कि ऊर्जा कहाँ से आई थी। लगता है इसे इसका स्वाद पसंद आ गया है और अब ये दोबारा भी चाहता है। फैक्स घबरा गया। लंबी गर्दन हवा में उड़ते सांप की तरह उनकी ओर झपट्टा मारने लगी। ये देखकर उनमें से हर एक ने खुद पर भरोसा किया, लेकिन अपनी थोड़ी सी ऊर्जा छिन जाने के बाद वे सभी थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे थे। अगर मैं क्यूई का उपयोग करके लड़ता हूं तो इसका मतलब केवल ये होगा कि मेरी मृत्यु शीघ्र हो जाएगी। लियो ने अपनी तलवार पकड़ने के बारे में सोचा, सबसे अच्छा विकल्प सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो ऊर्जा उनका पीछा कर रही थी वह छोटी लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा छोटे छोटे मशरूमों के बीच उछलने लगी, एक से दूसरे मशरूम तक बड़ी तेजी से जाती हुई।
आखिरकार वह उस इलाके के सबसे बड़े मशरूम पर कूद पड़ी और जब उस जानवर का सिर उसके पास आया तो वह उससे मिलने के लिए उछल पड़ी। वह छोटी सी काली चीज क्या है? नेट ने पूछा। दूर से उसे देखना मुश्किल था लेकिन आकार का अंतर साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चूहा किसी बिल्ली से भिड़ रहा हो। तभी आखिरकार उस विशालकाय जानवर के सिर पर एक छोटा सा पंजा रखा गया। हवा में लहरें उठती हुई दिखाई दी जिससे उस जानवर का सिर दूर जा गिरा, जिससे ऊर्जा का एक स्पंदन महसूस हुआ। छोटी काली वस्तु मशरूमों पर वापस आ गिरी और ऐसा लग रहा था कि अब वह बड़ा परिवार उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां वह पहले जा रहा था। क्या उस छोटी सी चीज ने हमें बचा लिया? नेट ने सोचा। छोटी काली वस्तु एक मशरूम से दूसरे मशरूम पर उछलने लगी और अंततः समूह की ओर दौड़ी, ये देखकर कि वे चौंक गए और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। अपने हथियार मत निकालो, ये हमें नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा है। लियो ने उन्हें रोक लिया। हालांकि वे अनिश्चित थे लेकिन ऐसा नहीं था कि वे उसे रोक सकते थे, क्योंकि वह उन सभी के पास से भागकर लियो के कंधे के ऊपर कूद गई। जल्द ही वह लियो के गंजे सिर के ऊपर बैठ गई और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने उस स्थान पर अपना दावा कर लिया है। म्याऊं, बिल्ली अपना पंजा चाटते हुए बोली। बिल्ली, फैक्स ने अचानक कहा। वह देख सकता था कि वह एक काली बिल्ली थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और माथे के बीच में एक छोटा सा लाल चीरा था। अच्छा, ऐसा लगता है कि कोई अनुबंध करना चाहता है, सिल्वर ने लियो की ओर मुस्कुराते हुए कहा। बाकी सब लियो के सिर पर पड़ी उस चीज को घूर रहे थे। वे उसकी तरफ देख रहे थे और अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहे थे। हालांकि लियो यह नहीं बता पा रहा था। आखिरकार उनकी आभाओं से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन उनके ऐसा करने का कारण साफ था, क्योंकि वे उस चीज को देख रहे थे जिसने अपना मोटा शरीर लियो के सिर पर रखने का फैसला किया था। उसने अपना शरीर चौड़ा कर लिया था और उसके दो बड़े पंजे लियो के माथे पर लटक रहे थे, जो उसकी भौहों तक पहुंचने से बस थोड़ा ही दूर थे। ये देखकर हम सब भी यही सोच रहे थे। प्यारा है, उन्होंने सोचा। अरे लियो, तुम्हें पता है ना कि इस समय तुम्हारे सिर के ऊपर क्या है? नेट ने पूछा। मतलब, मुझे पता है कि तुम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी तुम्हें उसे महसूस तो करना चाहिए। इस पूरे मामले पर लियो की प्रतिक्रिया ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंका दिया। वह न तो हिला, न ही उसने उस जीव पर हमला करने की कोशिश की, और उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। जाहिर है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, लियो ने जवाब दिया, जिससे बाकी लोगों को राहत मिली। मुझे पता है कि यह कुछ समय से हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन इंसानों की तरह जीव भी हमला करने की तैयारी में एक अलग आभा छोड़ते हैं। ये नन्हा जीव कुछ समय से हमारा पीछा कर रहा है और इसका हमें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि मुझे मानना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह हमारी रक्षा करेगा। उन शब्दों ने उन्हें याद दिलाया कि हालांकि बिल्ली अब लियो के गंजे सिर पर लेटी हुई और जम्हाई लेती हुई प्यारी लग रही थी, लेकिन उसने एक विशालकाय जानवर को अपने एक पंजे से ही भगा दिया था। सिल्वर की पिछली बात बिल्कुल सही थी कि जीवों का आकार मायने नहीं रखता। अच्छा, इसका मतलब बस इतना है कि यह परिचित बहुत खास है। क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? नेट ने समूह में ज्ञान बांटने वाले सिल्वर की ओर मुड़कर पूछा। उसे चीजें समझाने में कोई आपत्ति नहीं थी। अपने शिक्षक काल से ही उसे इसकी आदत थी और नेट भी एक समय उसका छात्र था। शायद इसीलिए नेट को उससे सवाल पूछना स्वाभाविक लगता था। नहीं, मुझे डर है कि मुझे नहीं पता, लेकिन आपको याद रखना होगा, परिचित दुनिया बहुत बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितनी हमारी। इंसानों से भी ज्यादा परिचित हो सकते हैं और उनमें भी कुछ खास होंगे। हमारे कुछ परिचित ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और जिन्हें हमने रिकॉर्ड किया है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे वे सभी याद हैं और न ही मुझे पता है कि यह कौन सा है, सिल्वर ने समझाया। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली ने आराम करना खत्म कर दिया हो और लियो के सिर से नीचे उतर आए हो। अब वह जमीन पर अपने चारों पैरों पर खड़ी थी। बाकी लोग देख सकते थे कि बिल्ली काफी मोटी थी। उसका शरीर बड़ा और गोल था, जिससे उसका सिर अपेक्षाकृत छोटा लग रहा था, लेकिन इससे उसका रूप और भी प्यारा लग रहा था। कितनी मोटी बिल्ली है, फैक्स ने टिप्पणी की। बिल्ली ने तुरंत अपना सिर घुमाया और अपना पंजा आगे बढ़ाया। ये देखकर और पिछली घटना को याद करके फैक्स सिहर उठा और खुद को बचाने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। कुछ सेकंड बाद आंखें बंद करने पर उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब उसने बिल्ली की ओर देखा तो वह बस अपने पंजे को पसंद कर रही थी। तभी बिल्ली के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। नहीं, क्या उस बिल्ली ने मुझे धोखा दिया? ऐसा होने के लिए परिचित व्यक्ति की मानव भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए तथा साथ ही उसकी बुद्धि का स्तर भी उच्च होना चाहिए। उसकी अगली हरकतें अजीब थीं। जिस पंजे को वो अब तक चाट रहा था, उसने अचानक अपना एक नुकीला दांत, जो देखने में किसी नुकीले दांत जैसा लग रहा था, उसमें गड़ा दिया। अब पंजे से खून बह रहा था। उसने उसे ऊपर की ओर उठाया और लियो की ओर खींच रहा था। मैं सही था, लगता है कोई परिचित कोई अनुबंध करना चाहता है, सिल्वर ने कहा। हालांकि यह पारंपरिक तरीका नहीं है, फिर भी यह जिद लग रही है।
लियो ने कुछ सेकंड तक बिल्ली को देखा और उसकी दोनों आंखों को घूरता रहा, नजरें नहीं हटा पाया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक ऐसी लड़ाई में उलझे हों जहां कोई भी पलक नहीं झपका सकता। लियो ने ये लड़ाई जीत ली है, ये तो पक्का है, नेट ने फैक्स से फुसफुसाते हुए कहा। वह घूरने की प्रतियोगिता कैसे हार सकता है? अपनी तलवार निकालकर लियो ने उसे अपनी उंगली से 1 इंच ऊपर लटका दिया। आप बदले में क्या चाहते हैं, और आपको कैसे पता कि मैं ही आपको वह चीज़ दूंगा जिसकी आपको तलाश है? लियो ने पूछा। दूसरों ने कुछ नहीं सुना, लेकिन वास्तव में वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्योंकि बिल्ली अपनी आवाज़ सीधे लियो तक भेज सकती थी, इसलिए केवल वही सुन सकता था। तुम्हारी इच्छा पहले से कहीं ज्यादा प्रबल है। अभी भी तुम ऊर्जा से भरी हो और यह सब खुद को बेहतर बनाने के लिए है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो मेरी पसंद का होगा। खून की कई बूंदें इस जानी पहचानी दुनिया में आ चुकी हैं, सभी इतनी नीरस और सीधी सादी, तुम्हारी तो दिलचस्प है। जब तक आपकी इच्छा प्रबल रहेगी, मुझे और आपको कोई समस्या नहीं होगी, और आगे भी आपको कई तरह से मदद मिलेगी। हम परिचित एक साधारण जीवन जीते हैं और हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते। इसके अलावा मेरी मदद के बिना आप सभी यहाँ जीवित नहीं रह पाएंगे। आपकी मदद के लिए मैं बस यही मांगता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। परिचित ने जो कुछ कहा उसमें से अधिकांश की उसे परवाह नहीं थी, लेकिन अंतिम शब्द ही थे जिन्होंने लियो को सबसे अधिक प्रभावित किया था। तुम्हारा नाम क्या है? लियो ने पूछा। मेरा नाम ओविननिक है, बस हमेशा अपनी इच्छा रखना याद रखना, अन्यथा चीजें बहुत गलत हो सकती हैं। इतना सुनते ही लियो ने अपना ब्लेड 1 इंच आगे बढ़ाया, जिससे उसके अंगूठे पर कट लग गया। खून की एक बूंद गिरने लगी और फौरन आसपास के लोग उसकी तरफ मुड़ने लगे। हालांकि उसके पंजे के जमीन पर पटकने से ऊर्जा का एक और स्पंदन बाहर की ओर निकला और बाकी लोग जल्द ही रुक गए। उन्होंने उनकी परवाह न करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। लियो और बिल्ली एक दूसरे के करीब आते गए, आखिरकार दोनों के घाव एक दूसरे को छू गए और आखिरकार उन्हें एक दूसरे के भीतर ऊर्जा का आदान प्रदान महसूस हुआ। कुछ सेकंड बाद बिल्ली चमकने लगी और फिर गायब हो गई। अब लियो के माथे पर उसकी भौहों के बीच थोड़ा ऊपर एक काला घेरा दिखाई दे रहा था। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह परिचित कौन है या क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने एक मजबूत सहयोगी बना लिया है जो भविष्य में हमारी मदद करेगा। सिल्वर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा परिचित कहाँ है? नेट ने शिकायत की और चिल्लाना चाहा। मुझे कुछ अच्छा दे दो, जैसे पहले वाला हिरन या कुछ और। अफसोस, ऐसा लग रहा था जैसे नेट में किसी की रुचि नहीं थी। चलो चलें, लियो ने आदेश दिया। इसमें लिखा है कि हम जो ढूंढ रहे हैं वह इसी दिशा में है। अन्य लोगों ने बहस नहीं की, वे जानते थे कि लियो और उसका नया परिचित आपस में बातचीत कर रहे होंगे और बिल्ली उन्हें उसी दिशा में निर्देशित कर रही थी जिस दिशा में वे सभी जानवरों के साथ जा रहे थे। हालांकि मशरूम के जंगल से बाहर निकलते ही जमीन बदलने लगी और बैंगनी आसमान काला होकर काले भूरे रंग में बदल गया। अब वे अपने सामने एक बड़े पहाड़ की तलहटी में थे और उस इलाके में कहीं भी किसी और जीवन का कोई निशान नहीं था। जंगल से बाहर निकलते ही उन्होंने सैकड़ों अलग अलग आकार के परिचित पक्षियों को एक ही स्थान पर आते देखा, और अब वे भी इस समूह का हिस्सा थे। आप मुझे बता रहे हैं कि इनमें से कोई भी मेरे साथ साझेदारी करने में दिलचस्पी नहीं रखता? नेट इसके बारे में सोचता रहा, लेकिन जल्द ही वह रुक गया क्योंकि उन्हें अंततः वह समझ आ गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। आगे सभी जीव रुक गए थे और किसी चीज के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। हड्डियों से बने एक सिंहासन जैसी दिखने वाली चीज पर कोई और नहीं बल्कि बोनक्लॉ बैठा था। सभी परिचित लोग उस मरे हुए राजा के पास जा रहे थे ताकि उसे सम्मान दे सकें, क्योंकि वह बहुत समय बाद इस क्षेत्र में लौटा था। खुली काली कठोर जमीन पर खड़े होकर वे देख सकते थे कि वह क्षेत्र विभिन्न आकार और आकृति के परिचित प्राणियों से भरा हुआ था। उन्होंने उस स्थान से लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक अर्धवृत्त बनाया था जहां बोनक्लॉ बैठा था। ये तो पागलपन है, ऐसा लगता है कि वे बोनक्लॉ के साथ किसी राजा जैसा व्यवहार कर रहे हैं। नेट ने आश्चर्य व्यक्त किया और इस व्यवहार से थोड़ा ईर्ष्या भी हुई। उनका समूह हजारों परिचितों के बीच में था और उन्होंने बाकी लोगों की तरह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उन्हें डर था कि वे कुछ गलत काम कर देंगे। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक उपनाम है, लेकिन लगता है कि यह एक योग्य उपाधि हो सकती है। सिल्वर ने मन ही मन बुदबुदाया। यह क्या नाम है? नेट को बस पूछना ही था। मरे हुए राजा। अंततः ऐसा लगा जैसे कुछ घटित हो रहा है, क्योंकि एक परिचित व्यक्ति सभी परिचितों के बीच से निकलकर बोनक्लॉ की ओर चलने लगा। ये वही विशाल सींग वाला हिरण था जिसे उन्होंने पहले देखा था। सिंहासन के सामने आधा मीटर की दूरी पर पहुंचकर उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसके शरीर के चारों ओर की हल्की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। इसके तुरंत बाद हिरण से एक सफ़ेद चमकती गेंद निकली और बोनक्लॉ की ओर उड़ी। हिरण ने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई और जब ये रुकी तो प्राणी के शरीर के चारों ओर की प्रारंभिक चमक इतनी मंद हो गई कि वह मुश्किल से दिखाई दे रहा था। इसके तुरंत बाद वह तेजी से वहां से चला गया और अपनी जगह पर वापस चला गया।
ऐसा करते ही आसपास की गेंदें हिरन की ओर आकर्षित होने लगीं। जब उसने उनमें से कुछ को अपने अंदर समा लिया तो हिरन की चमक फिर से लौट आई। हिरन के चले जाने के बाद अगला परिचित आगे बढ़ा और उसने भी वैसा ही किया। और भी परिचित जुड़ते गए। बिना एक दूसरे से बात किए वे व्यवस्थित रूप से आगे आए और चमकती हुई गेंदें बोनक्लॉ को दी, जो उन्हें निगलता रहा। सब कुछ देखकर लियो अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। ऊर्जा की गेंदें, मुझे लगता था कि वे देखने और महसूस करने में जानी पहचानी लगती हैं, लेकिन अब ये थोड़ा और समझ में आने लगा है। उसने सोचा, वे बिल्कुल क्यूआई जैसी ही हैं, और यही कारण है कि हमारे शरीर से निकलने वाली क्यूआई भी क्यूआई ही है। क्यूआई हमारे शरीर के विपरीत उनके शरीर में अवशोषित हो जाती है। क्या यही वजह है कि उन्हें मानव जगत से जुड़ने का आकर्षण है? लेकिन फिर इन परिचितों ने पिशाचों से संपर्क क्यों चुना? लियो ने अब तक जो कुछ सीखा था उससे ऐसा लग रहा था कि पिशाचों को सामान्यतः ची के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। दरअसल उसे अभी तक एक भी ऐसा पिशाच नहीं मिला था जो इसके बारे में जानता हो, और जब उसने पिशाच छात्रों को सिखाने की कोशिश की तो वे ऐसा नहीं कर पाए। बेशक ऐसे बहुत कम मनुष्य थे जो इसके बारे में जानते थे, लेकिन उनके अनुभव से पता चला कि उनके शरीर में इसे विकसित करने की अलग अलग क्षमता थी। कुछ परिचितों के आगे बढ़ने के बाद वे अंततः रुक गए और पहली बार बोनक्लॉ अपनी सीट से खड़ा हुआ। इसका भयावह आकार स्पष्ट था और यह स्पष्ट था कि उसके पास यहाँ पर एक दबंग शक्ति थी। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई ऐसे बर्ताव करने की जैसे ये जगह उसकी है। सबकी ताकत छीनने से पहले इसने मुझसे इजाज़त भी नहीं ली। लियो के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी। उसके लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि यह आवाज़ किसकी है, क्योंकि उसने इसे कुछ देर पहले ही सुना था। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, क्या मैं यह मानने में सही हूं कि आप वास्तव में इस जगह के नेता हैं? लियो ने उस काली बिल्ली से पूछा जो उसके माथे पर काला निशान छोड़कर गायब हो गई थी। सच में? और आपने तो बिल्कुल सही मान लिया है कि ये सिर्फ यही जगह है। जहां तक मुझे पता है आपके कई नेता अलग अलग इलाकों के प्रभारी भी हैं। वो खुशकिस्मत है कि वो मेरे इलाके में आया, और जब से मैं तुमसे मिला हूं उसकी हरकतों की वजह से मेरा मूड अच्छा है। अगर उसने किसी और जगह पर ऐसा करने की कोशिश की होती तो उसे बहुत बुरा लगता, खासकर उसके लिए जैसा कि वह भी है। मैंने उसे कई बार देखा है, लेकिन पहली बार वह इतना कमज़ोर लग रहा है। क्या जिस व्यक्ति से उसने अनुबंध किया था उसने उसे उसकी इच्छा पूरी नहीं करने दी? शायद उसने इस बार सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं चुना। बिल्ली ज़रूर बातूनी थी, लेकिन लियो इस बात से खुश था क्योंकि वह बहुत कुछ सीख पाया था। क्विन को जो बोनक्लॉ मिला था और लियो को जो काली बिल्ली मिली थी, दोनों ही परिचित दुनिया में मजबूत और शक्तिशाली व्यक्तित्व लग रहे थे। हालांकि लियो को यह अजीब लगा कि बिल्ली ने बोनक्लॉ को कमज़ोर बताया। उसने इसे दूसरों की मदद करते देखा था और यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे ऐसा कहा जा सके। इससे लियो को यह भी संदेह हुआ कि सामान्य परिस्थितियों में ये कितना शक्तिशाली होता। बोनक्लॉ को खड़े देखकर अन्य लोगों को यह एहसास हुआ कि वह अन्य परिवारजनों की तुलना में कुछ अलग है। उसके शरीर के आसपास वो हल्की चमक नहीं थी। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उन्होंने अपनी दुनिया में देखा था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाना शुरू किया और उसी समय आसपास के सभी परिवार रोशन हो गए। जल्द ही उनके शरीर से प्रकाश के चमकदार गोले निकलने लगे। अब उसके पास अपनी शक्ति दिखाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी और सभी ऊर्जा के गोले उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे एक एक करके उसमें प्रवेश करते गए और उसे ऊर्जा प्रदान करते गए। तो इसीलिए तो उसकी ये दयनीय हालत है। बिल्ली बोली, हमारी दो दुनियाओं के बीच दरार डालने के लिए बहुत ऊर्जा लगती है और अभी वह तुम लोगों को वापस भेजने के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वह तुम सबके लिए इतनी कोशिशें क्यों कर रहा है। खैर, आखिरकार मेरे लिए तो यही बेहतर है क्योंकि उसने मेरी शक्ति उधार नहीं मांगी। हालांकि लियो ये देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह सुन सकता था कि वह कितना आत्मसंतुष्ट और संतुष्ट लग रहा था। बोनक्लॉ ने अपनी एक लंबी लटकती हुई उंगली से भीड़ में मौजूद फैक्स की ओर इशारा किया। इस समय यह न जानते हुए कि क्या हो रहा है, फैक्स को घबराहट से पसीना आने लगा। क्या मुझे किसी बलिदान अनुष्ठान या ऐसे ही किसी काम के लिए चुना गया है? फैक्स ने मदद के लिए दूसरों की ओर देखते हुए पूछा और अंततः नेट को घूरते हुए सोचने लगा कि वह बेहतर विकल्प होगा। अरे ये क्या बकवास है, मुझे बस के नीचे मत फेंको। नेट व्यावहारिक रूप से फैक्स के विचारों को पढ़ सकता था। आखिरकार उसने भी यही किया होगा। वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लियो ने उन्हें आश्वस्त किया। वह हम सबको वापस भेजने की कोशिश कर रहा है। अंततः सिल्वर ही वह व्यक्ति था जिसने फैक्स को धक्का दिया और सीधे उसके पीछे चल पड़ा। बाकी लोग जल्द ही आगे बढ़ गए और उनके सहयोग से उसकी घबराहट कम हुई। सब कुछ न जानते हुए भी वह बहुत कुछ नया सीख रहा था, ऐसे अनुभव जिन्हें वह भूलना नहीं चाहता था। जब फैक्स बोनक्लॉ के सामने पहुंचा तो वह अनजाने में घुटनों के बल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, बस उसे लगा कि उस जीव के सामने घुटने टेकना सही है। फिर वह उसके कान की बाली से टकराया।
कुछ सेकंड तक वहीं लटकने के बाद वह चमक उठा और हैम उनके सामने प्रकट हो गया। कृपया मेरी सारी ऊर्जा मत छीनो। हैम ने तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठकर विनती की। मेरे पास बस थोड़ी सी ऊर्जा है और अगर वह छीन ली गई तो ये छोटा सा बैल मर जाएगा। ओह, आप बस यही चाहते हैं कि मैं आपके लिए उनसे बात करूं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे यकीन है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। हैम ने खड़े होते हुए कहा और उसका मूड एक पल में बदल गया। हैम ने इधर उधर कुछ बार सिर हिलाया और फिर वह दूसरों से बात करने के लिए मुड़ा। महामहिम कहते हैं, मैंने आप सभी की रक्षा करके अपना वादा पूरा किया है, लेकिन मैं ऐसा दोबारा नहीं कर पाऊंगा। मैं आप सभी को वापस भेज दूंगा, लेकिन लौटने से पहले मुझे और अधिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए यहीं रहना होगा। यहाँ एक पोर्टल बनाकर मैं तुम्हें उसी दुनिया में वापस भेज सकता हूँ, लेकिन ये ठीक उसी जगह नहीं होगा जहाँ से हम निकले थे। मैं तुमसे केवल इतना वादा कर सकता हूँ कि तुम उसी ग्रह पर पहुँचोगे। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ मत करो, जियो। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी निर्णय लेने के लिए ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि बोनक्लॉ ने हवा में एक घेरा बना दिया था जो उनके चारों ओर जमीन पर दिखाई दे रहा था। अब उन सभी के वापस लौटने का समय आ गया था। यद्यपि लियो और सिल्वर ने अब तक जो कहानी सुनाई थी वह आश्चर्यजनक थी और उनकी कल्पना से परे थी, लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि सिल्वर के शब्दों का क्या मतलब था, जिसमें उसने कहा था कि ब्रायस हमला नहीं करेगा और कैसे कुछ बड़ा क्षितिज पर था। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उनकी कहानी का केवल पहला भाग था और जब वे वापस लौटे तो अभी भी बहुत कुछ बाकी था। हैम ने आगे बताया कि जब वे परिचित दुनिया में पहुंचे थे तो वे उस जगह से भी आगे बढ़ गए थे जहां से वे आए थे। हालांकि बोनक्लॉ वापस जा सकते थे और वहां एक पोर्टल चुन सकते थे, लेकिन समय उनके पक्ष में नहीं था। अगर उनके शरीर से 2 और ऊर्जा गेंदें निकल जाती तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। ऐसे में उनके पास बनाए गए पोर्टल से गुजरने और अच्छे परिणाम की उम्मीद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पिशाचों की दुनिया बहुत छोटी नहीं थी, इसलिए वे पिशाचों की बस्ती के पास कहीं पहुंचने के लिए सिर्फ किस्मत पर ही निर्भर थे। पोर्टल से गुजरने में बस कुछ ही सेकंड लगे और जब वे पहुंचे तो सब कुछ उम्मीद के मुताबिक था। वे जंगल में थे, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि वे कहां से आए थे, और न ही ऐसा कुछ था जिससे पता चले कि वे कहां पहुंचे थे। मुझे अलग लग रहा है। हे महाराज, बोनक्लॉ राजा अब मेरे साथ नहीं है। हैम आज़ाद होने की खुशी में अपने पंख फड़फड़ाते हुए चिल्लाया। बाकी लोग उसके उत्साह को साझा नहीं कर सके। लेकिन क्या उस बोनक्लॉ ने हमारी रक्षा नहीं की? फैक्स ने उनकी नाराज़गी का कारण बताया। अगर पिछली बार वाले उस पिशाच से हम फिर से टकरा गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम बच नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि बोनक्लॉ किसी भी हालत में दूसरी बार हमारी मदद कर पाता। लियो ने कहा, उन 2 पोर्टल्स को बनाने में उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हुई होगी, वरना वह हमारे साथ वापस आ जाता। तो क्या यह आखिरी बार है जब हम उस चीज़ को देखेंगे? नेट ने पूछा। सच कहूं तो लियो को पता नहीं था, लेकिन उसे लग रहा था कि यह आखिरी बार होगा। कोई तो वजह होगी कि इतना शक्तिशाली प्राणी मानव जगत में क्यों रहना चाहता है, और वह अपनी आत्मा की दया से उनकी मदद करने वाला नहीं लग रहा था। आखिरकार मुझे यहाँ आए कितना समय हो गया? बिल्ली लियो के मन में फुसफुसाई। तुम्हारे जैसी की हुई गुणवत्ता वाला कोई मिलना बहुत दुर्लभ है। कोई आश्चर्य नहीं कि बोनहेड इतने लंबे समय तक यहाँ रहा। मैं इसका स्वाद लेना चाहूंगी, लेकिन अभी मैं इसे यहीं छोड़ दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम बीच रास्ते में मर जाओ, क्योंकि तुम्हें अपनी ताकत की ज़रूरत पड़ सकती है। सिल्वर, जो पूरे समय उस बड़े संदूक को अपनी पीठ पर उठाए हुए थी, ने उसे ज़मीन पर रखा और खोला। उसे चिंता थी कि कहीं उनका नन्हा बंदी दूसरी दुनिया में जाने पर क्षतिग्रस्त न हो गया हो, लेकिन वह बंधी हुई इधर उधर छटपटा रही थी और दिखा रही थी कि उसमें अभी भी ताकत है। फिर भी बाकी लोग बता सकते थे कि उसके अंदर की ऊर्जा भी सोख ली गई थी। वे सभी अब कमज़ोर हो गए थे और पूरी तरह से लड़ने की क्षमता में नहीं थे। जो कुछ भी वे कर सकते थे उसका इस्तेमाल करते हुए हैम आसमान में ऊंचा उड़ गया और दूसरों को बताने की कोशिश की कि वह क्या देख सकता है। सिल्वर पहले भी कुछ खोजबीन कर चुका था, इसलिए अगर उन्हें कोई खास जगह दिखाई दे तो शायद वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। पहाड़, छोटे पहाड़, डरावने दिखने वाले पहाड़। हैम उन्हें देखते हुए उनके नाम लेता रहा। और कुछ? हैम, फैक्स नीचे से चिल्लाया। क्या मैंने पहाड़ों का जिक्र कर दिया? रुको, वहाँ कुछ है। हैम ने अपनी बात सुधारी क्योंकि उसे पहाड़ के थोड़ा पीछे कुछ और दिखाई दिया। नीचे उड़ते हुए हैम ने खबर दी। उन्होंने पहले विभिन्न प्रकार के पर्वतों का वर्णन किया, लेकिन सिल्वर को उनके वर्तमान स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, सिवाय उड़ते हुए बैल द्वारा बताई गई अगली बात के। यह जमीन से बना एक विशाल गुंबद जैसा लग रहा था, लेकिन इसका बीच का हिस्सा पूरी तरह से टूटा हुआ था। ये प्राकृतिक नहीं लग रहा था, बस इतना ही कह रहा हूँ, हैम ने बताया। समूह को निर्णय लेना था, या तो मंच पर मानव निर्मित वस्तु की ओर बढ़ना था, या फिर अलग अलग दिशाओं में विभाजित होकर कुछ मिल जाने पर वापस केंद्र की ओर लौटना था। अलग हो गए।
क्या तुम लोगों में से किसी ने कभी कोई फिल्म नहीं देखी? नेट ने शिकायत की। अगर हम अलग हो गए तो वे एक एक करके मारे जाएंगे और अपनी किस्मत को देखते हुए मैं सबसे पहले मरूंगा। नेट की बात सुनकर, हालांकि उन्होंने नहीं सोचा था कि यह उतना गंभीर होगा जितना उसने बताया था, उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया और कोई बेहतर उपाय न होने पर वे गुंबद की ओर चल पड़े। रास्ते में नेट लगातार बेस पर संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे बेस में हर कोई एक ही समय पर व्यस्त हो। इससे उन्हें स्थिति को लेकर तनाव हो गया और वे जल्दी से आगे बढ़ गए। लियो ने गुंबद के ऊपरी हिस्से पर अपना हाथ रखा और पूरे समूह को रुकने का संकेत दिया। मैं पिशाचों को महसूस कर सकता हूँ, इतने दूर, कहीं बीच में, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि हम झरने के पास भी नहीं हैं। सिल्वर ने सोचा, लेकिन वो असली वैम्पायर आदमी झरने से तो नहीं आया था। फैक्स ने तर्क दिया, वो कहीं और से आया होगा, है ना? अगर वो अभी यहीं छिपे हैं तो क्या होगा? लियो को पूरा यकीन था कि ऐसा नहीं था, कम से कम वह आदमी तो यहाँ नहीं था जिससे वे पहले मिले थे। किसी तरह उसे पता चल गया था कि वे कहाँ हैं, और लियो को शक था कि कहीं इसका उनके कैदी से कोई लेना देना तो नहीं है। सुनिश्चित करें कि वह कुछ भी न सुने या न देखे, लियो ने चेतावनी दी, और जल्द ही पिशाच के शूरवीर के कान भी धागे से बने रुई के गोलों से बंद कर दिए गए। लियो की क्षमता के कारण वह किसी को भी दूसरों से पहले ही भांप लेता है। समूह ने आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसमें सिल्वर सबसे ज्यादा उत्सुक था। फैक्स की बात सुनकर वह बस ये जानना चाहती थी कि क्या ये सच है या नहीं। वह जितनी हो सके उतनी जानकारी वापस लाना चाहती थी। लियो की क्षमता का उपयोग करते हुए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे डेल्बर्ट उन पिशाचों से बच सके जिन्हें उन्होंने देखा था। हालांकि जैसे जैसे वे गुंबद के करीब पहुंचते गए, उन्हें पीछे से उनका पीछा करना पड़ा। आखिरकार उन्हें अपने सामने गड्ढा तो दिखाई दे गया, लेकिन ऊपर से अंदर क्या है यह नहीं दिख रहा था। उन्हें दो महिला पिशाच दिखाई दे रहे थे जो एक पुरुष पिशाच को पकड़े हुए गुंबद की ओर बढ़ रही थीं। अरे, क्या ये सिर्फ मैं ही हूं या ऐसा लगता है कि वे उस आदमी के साथ कैदी जैसा व्यवहार कर रहे हैं? नेट ने पूछा। ये सच था, वे देख सकते थे कि दोनों महिलाएं नर पिशाच को उसकी बाहों से पकड़कर घसीट रही थीं, मानो वह बेहोश हो गया हो और उसके पैर फर्श पर घिसट रहे हों। ये कौन सी जगह है? उन्होंने महल की वर्दी पहनी हुई है, तो वे बस्ती के ही होंगे, लेकिन बस्ती के आसपास कहीं नहीं थे। सिल्वर ने कहा। जब वे गुंबद में दाखिल हुए तो जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे वह उनके पीछे बंद हो गया, और जिस तरह से सिल्वर अपने पैर घिसट रही थी उससे स्पष्ट था कि वह उनके पीछे अंदर जाना चाहती थी। पिछली बार जो हुआ उसके बाद हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, खासकर जिस हालत में हम हैं उसे देखते हुए, लियो ने आगाह किया। आंखें बंद करते हुए उसने अपनी क्षमता को एक बार फिर फैलाया ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि उस अजीब जगह के अंदर क्या है। तुरंत ही लियो को अनेक आभाएं महसूस हुईं, उनमें से कई एक जैसी थीं, लेकिन साथ ही उनमें से कई भिन्न भी थीं, और यह सिर्फ कुछ ही नहीं थी। झरने में ब्लडस्कर बेस पर उससे भी अधिक आभाएं थीं। हालांकि उनमें कुछ अजीब बात थी, कुछ लोग कमजोर महसूस कर रहे थे और ज्यादा हिलडुल नहीं रहे थे। तुमने क्या देखा? सिल्वर ने पूछा। लियो ने बताया कि वह क्या देख सकता था, और अन्य लोग भी उसे ज्यादा समझ नहीं पाए। तो वहां कोई भी ऐसा मजबूत खिलाड़ी नहीं है जिसका हम सामना न कर सकें? नेट ने पूछा। लियो ने सिर हिलाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके मन में एक और बात थी जो वह कहना चाहता था। मैंने जो आभा महसूस की वह बिल्कुल 10वें महल की आभा जैसी ही थी। अंदर किसी की आभा एलेक्स जैसी ही है। रक्तपरी एक अवैध उपवर्ग था। अगर कोई बनाया जाता तो उसे वहीं से हटाना नेता की जिम्मेदारी होती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो पिशाच यह मान लेते कि आप न सिर्फ उनकी मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं, बल्कि पिशाच बस्ती के खिलाफ कोई साजिश भी रच रहे हैं। इन उपवर्गों के बारे में बताया गया कि इनमें इतनी अधिक संभावना है कि या तो इनका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है या फिर पिशाचों द्वारा उस समय बनाए गए वर्तमान जीवन को बर्बाद किया जा सकता है। एलेक्स जैसा ही? एलेक्स कौन है? सिल्वर ने उलझन में पूछा। बेशक नेट और लियो जानते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सिल्वर नहीं। एलेक्स का अस्तित्व उसे पता नहीं था, और वह 10वें परिवार का हिस्सा नहीं थी। भले ही वह फैक्स की बहन थी, अगर उसे पता चल जाता तो हमेशा ये खतरा रहता कि वह अपने पिता या किसी और को बता देगी और उन्हें मुसीबत में डाल देगी। सच कहूं तो लियो भी ठीक से नहीं जानता था कि एलेक्स कौन है। बस इतना जानता था कि वह एक खास उपवर्ग का पिशाच था जिसने उसका हथियार बनाया था। पहले वाले पिशाच की प्रतिक्रिया देखकर उसे समझ आने लगा था कि क्विन ने उसे यह बात राज रखने के लिए क्यों कहा था। अंदर कई उपवर्गीय पिशाच हैं। लियो ने सिल्वर के सवाल को अनसुना करते हुए कहा। अगर हम वही करें जो हमने पहले देखा था, यह मानते हुए कि वे अंदर कैदियों को ले जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अंदर कुछ अच्छा हो रहा है। एक पहाड़ के पीछे छिपी हुई सुविधा, पिशाच बस्ती से दूर कहीं बीच में। ऐसा लगता है कि वे कुछ छिपा रहे हैं, फैक्स ने कहा। यह स्पष्ट था कि उनमें से कई लोग जानना चाहते थे कि अंदर क्या है, लेकिन अगर उन्हें जांच करनी थी तो उन्हें सावधानी बरतनी होगी।
मान लीजिए कि यह सच था कि 8वां परिवार भी इसमें शामिल था। ऐसे में इसका मतलब है कि जैसे ही वे उन्हें आते देखेंगे, वे लगभग तुरंत ही दूसरों को संदेश भेज पाएंगे। उनकी वर्तमान स्थिति में अगर उन्हें पिछले व्यक्ति जैसा कोई बुलाता तो शायद वे बच नहीं पाते। इसलिए उन्होंने रात भर आराम करने का फैसला किया। उनके शरीर को उनसे छीनी गई चीज़ों को वापस पाने की ज़रूरत थी। हाँ, वे नज़र आने से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उन्हें देख लिया गया तो शायद एक और टकराव होगा। वे बारी बारी से आराम करते हुए गुंबद पर नज़र रख रहे थे। गुंबद इतना बड़ा था कि उसके सभी किनारे दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने बस वहीं देखा जहां से बाकी 3 पिशाच अंदर आए थे। आखिरकार जब सिल्वर की नज़र पड़ी तो उसने उन 2 लड़कियों को बाहर जाते देखा जो अंदर आई थीं, लेकिन उस आदमी के बिना। पिशाच बस्ती की ओर वापस जा रहे हैं। बड़े बक्से को अपनी पीठ पर रखकर उसने काफ़ी दूर से उनका पीछा करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उनके करीब आती गई और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वे दोनों किसी पिशाच योद्धा के स्तर के नहीं थे। अगर होते तो लियो को ये बात पता चल जाती और वे अब तक उसे खोज लेते। वह जंगल में कुछ देर तक उनकी दिशा में चलती रही, जब तक कि आखिरकार उसे वह दिखाई नहीं दिया। उसने एक पहाड़ को पहचान लिया जो महलों से नज़र रखने पर दिखाई देता था। दोनों लड़कियां निश्चित रूप से बस्ती की ओर वापस जा रही थीं। उसने उनके और करीब जाने की कोशिश की। अगर वे बस्ती के पिशाच होते तो उनके कपड़ों पर एक चिन्ह होता जो बताता कि वे किस परिवार से हैं। सिल्वर ज्यादातर पेड़ों के बीच से ऊपर की ओर जा रही थी, लेकिन एक कदम ज्यादा करीब आने पर दोनों लड़कियां पलट गईं। क्या तुमने कुछ सुना? उन्होंने पूछा। इस ग्रह पर जानवर भी हैं, इसलिए कुछ सुनना कोई असामान्य बात नहीं है, दूसरे ने उत्तर दिया, और दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। एक पेड़ के तने के पीछे से बाहर आते हुए सिल्वर को एहसास हुआ कि टकराव के बिना वह और करीब नहीं आ सकती। अगर वे मुझे इतनी दूर से भांप सकते थे तो कम से कम उन्हें कुलीन स्तर पर तो होना ही था। यानी जो नेता इसमें शामिल है वह अपने अंदरूनी महल के पिशाचों के साथ काम करने को तैयार है। ये सब तो षड्यंत्र की बू आ रही है। जल्दी से वापस लौटते हुए सिल्वर को चिंता हुई कि वह अपनी जगह से उठ गई है, जबकि उसे यह सुनिश्चित करना था कि बाकी लोग सो रहे हैं और सब ठीक हैं। वापस लौटते हुए उसने देखा कि लियो पहले से ही जाग चुका था और एक पेड़ से टिककर बैठा था। क्या तुम्हें वह मिल गया जो तुम्हें चाहिए था? उसने पूछा। हाँ, मैं वापस आ गई, मुझे रास्ता मिल गया, लेकिन पहले हमें उस जगह की जांच करनी होगी। वो दोनों लड़कियां डरी हुई लग रही थीं। सिल्वर ने उन दोनों लड़कों की तरफ देखते हुए कहा जो गहरी नींद में सो रहे थे, मानो उन्हें दुनिया की कोई चिंता ही न हो। उनका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। बेझिझक सो जाओ, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता था। मैं पहले इंसान के तौर पर ज्यादा नहीं सोता था और अब पिशाच बनकर तो और भी बुरा हाल है। इसके अलावा पहले की तुलना में अब ज्यादा निगरानी रखने वाले लोग भी हैं। लियो ने अपने सिर के ऊपर सीधे गोल घेरे की ओर इशारा किया। दरअसल बिल्ली ने ही लियो को बताया था कि सिल्वर कहीं चला गया है। जब दोनों लड़के जाग गए तो उन्होंने किसी को भी अंदर आते या बाहर जाते नहीं देखा, इसलिए उन दोनों के अंदर जाने का समय आ गया। ऊपर जाकर उन्होंने देखा कि सुरक्षा बहुत कम थी, मानो वहां कोई सुरक्षा ही नहीं थी। मुझे लगता है कि अगर वे 13 परिवारों में से किसी एक के पिशाच हैं तो वे ब्लडस्कर्स की तरह जब चाहें तब नहीं जा सकते, सिल्वर ने सोचा। लियो ने भी कुछ नोटिस किया। उसे अब भी अजीब लग रहा था कि जिन्हें वह महसूस कर पा रहा था वे हिले तक नहीं थे, मानो उन्हें बंद कर दिया गया हो। गुंबद में जाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं था, बस दीवार का एक हिस्सा लगभग टूट गया था जिससे वह किसी गुफा के प्रवेश द्वार जैसा लग रहा था। लियो ने सुझाव दिया कि उन सभी के लिए वहां से गुजरना सुरक्षित है, और उन्होंने ऐसा ही किया। वे गुफा जैसी सुरंग में दाखिल हुए और सुरंग की दीवारों से चीखने चिल्लाने और कराहने की आवाज़ें गूंज रही थीं। अरे, क्या हमें सचमुच उन आवाज़ों की ओर चलना चाहिए? फैक्स ने पूछा। आखिरकार वे सुरंग के अंत तक पहुंच ही गए, लेकिन कराहना यहीं खत्म नहीं हुआ था। लियो को एहसास हुआ कि गुंबद जितने बड़े एक वृत्ताकार आकार में अलग अलग तरह की ऊर्जाएं चारों ओर फैल रही थीं और ऊपर की ओर जा रही थीं। हैम को सबसे पहले आगे भेजा गया। अगर वे उसे देख लेते तो ज्यादातर लोग सोचते कि यह कोई कमजोर जानवर है। सुरंग से निकलकर और इधर उधर देखने के बाद वह वापस लौट आया। मैं कहूँगा कि आप लोगों के लिए आगे बढ़ना काफ़ी सुरक्षित है, लेकिन जो कुछ आप देखने वाले हैं उसके लिए तैयार रहें, हैम ने कहा। उन्हें हैम पर थोड़ा भरोसा था, लेकिन जब तक लियो ने कहा कि सब ठीक रहेगा तब तक समूह आगे नहीं बढ़ पाया। सुरंग से बाहर निकलने पर लियो और बाकी लोग आखिरकार समझ पाए कि वह क्या देख रहा था। ये सुविधा एक विशाल जेल थी। गुंबद के बीच में समतल जमीन थी जो लगभग नष्ट हो चुकी थी, और इससे पूरी जगह लगभग एक अखाड़े जैसी लग रही थी, लेकिन भीड़ से भरे अखाड़े की बजाय ये कैदियों से भरा हुआ था। गुंबद के किनारे पर जेल की कोठरियां फैली हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक के पीछे एक व्यक्ति बंद था। वे इन सभी लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं? फैक्स ने पूछा। यही तो हम यहाँ जानने आए हैं, सिल्वर ने जवाब दिया।
जैसे ही वह जेल की हर कोठरी के किनारे से गुजरने लगी, उन्हें लगभग हर तरह के मानव उपवर्ग दिखाई दिए। उनमें से कराहें और चीखें निकल रही थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलने या किसी से संपर्क करने की कोशिश की, उनका दिमाग पूरी तरह से टूट गया। वे समूह की कॉल या उपस्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। एक रक्त परी, सिल्वर ने चौंक कर कहा, उनके पास एक रक्त परी है। नेट ने उसे देखा। उसकी शक्ल एलेक्स जैसी ही थी, लेकिन देखने में बहुत दुखद लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पंख जमीन पर पिन कर दिए गए हों, जिससे सिर्फ एक ही व्यक्ति अपने शरीर को हिला सकता था। और रक्त परी की आंखें मृत लग रही थीं। इन सब के पीछे कौन सा परिवार है? वे यहाँ इतने सारे अलग अलग उपवर्ग क्यों रख रहे हैं? सिल्वर ने जोर से कहा। अंततः उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जो समझदार लग रहा था, और उसने उनकी बात मान ली, दौड़कर सलाखों के पास गया और उन्हें पकड़ लिया। मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन कृपया मुझे बाहर जाने दो। वह रोया। यह एक सामान्य पिशाच था और अब तक उन्होंने देखा हुआ एकमात्र सामान्य पिशाच था। ये देखते हुए कि वह बाकियों की तरह थका हुआ नहीं था, उन्होंने अनुमान लगाया कि यह वही पिशाच था जिसे कुछ समय पहले ही यहाँ लाया गया था। मुझे माफ़ करना, लेकिन कृपया मुझे कुछ भी याद नहीं है, आदमी चिल्लाया। उस आदमी के ये शब्द उनकी समझ से कहीं अधिक मायने रखते थे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? फैक्स ने घुटते हुए पूछा। आदमी ने अपना सिर छुआ। मेरी यादें, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ या ये जगह क्या है, ये सब खत्म हो गई हैं। MVS 910। समूह ने उस आदमी से जितने सवाल पूछ सकते थे पूछे, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, सब बेकार गया। उसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसके पास उनके सवालों का जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी उसकी खास स्थिति ने उन्हें काज और फैक्स की उस स्थिति की याद दिला दी जब उन्होंने उन्हें पहली बार पाया था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस आदमी को याद ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी कोठरी में कैसे पहुंचा। उसे यह बताने के बाद भी कि 2 लड़कियां उसे यहाँ लाई थीं, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। सिल्वर को उम्मीद थी कि वह कम से कम ये तो बता पाएगा कि उसने उनकी वर्दी पर क्या देखा था, लेकिन सब बेकार था। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे आज़ाद नहीं करोगे? वह चिल्लाया और समूह आगे बढ़ गया। अगर हम ऐसा करते तो दूसरों को पता चल जाता कि हम यहाँ हैं। क्या तुमने अपनी सामान्य बुद्धि के साथ साथ अपनी याददाश्त भी खो दी है? सिल्वर ने उससे कठोरता से पूछा। लेकिन तुम ऐसे ही नहीं कर सकते। ये सब देखने के बाद अगर तुम चले गए तो तुम भी उनके जैसे ही बुरे हो। वह आदमी सलाखों को खींचते हुए चिल्लाता रहा। वह हताश था, लेकिन उसके ऐसा महसूस करने की असली वजह उसके आसपास के बाकी लोगों का व्यवहार था। वह जानता था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उसका भी यही हश्र होगा। जब वे लोग वापस आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैंने तुम्हें देखा था, इसलिए तुम मुझे बाहर जाने दो। फिर भी समूह ने उसकी उपेक्षा करना जारी रखा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। अरे, अगर वह सचमुच उन्हें हमारे बारे में बता दे तो क्या होगा? क्या ये हमारे लिए मुसीबत नहीं होगी? नेट ने पूछा। चिंता मत करो, वापसी में हम उससे निपट लेंगे, और जैसा कि लियो ने कहा, इस जगह की रखवाली करने वाला कोई नहीं है। उन्हें अपनी कोठरी और छिपने की जगह पर पूरा भरोसा होना चाहिए। सिल्वर ने जवाब दिया। उस आदमी से बात करने के बाद फैक्स थोड़ा उदास हो गया। आखिरकार उसे इस बात का एहसास था कि उसे कोई यादें नहीं हैं और कोई भी उसे समझा नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। खुशकिस्मती से वह इतना महत्वपूर्ण था कि लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। उस आदमी और इस सुविधा में मौजूद बाकी सभी लोगों के लिए, भले ही कोई उन्हें ढूंढ रहा हो, क्या इस बात की संभावना थी कि उनके पास ज़रूरी ताकत हो? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर सकते, लियो ने कहा। कम से कम अभी तो नहीं। सोचो, अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा? अगर ये उपवर्ग पिशाच बस्ती में आ जाएं तो शायद मारे जाएंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और इससे हमारी या लोगों की जान को कोई खतरा नहीं होगा, तब हम कार्रवाई कर सकते हैं। लियो को अच्छी तरह पता था कि छोटी छोटी बातें जानने से पहले कार्रवाई करने का क्या नतीजा हो सकता है। एक बार उसने इसी वजह से उन सभी को खो दिया था जिनकी उसे परवाह थी। हर एक सेल से गुजरने के बाद उन्हें कुछ और उपवर्ग मिले जो बाकियों से थोड़े ज़्यादा समझदार लग रहे थे। उनसे संवाद तो किया जा सकता था, लेकिन वे टूटने के कगार पर थे। पहले की तरह बाकियों की भी यादें मिटा दी गईं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वहाँ कुछ है, तो उनमें से एक ने कुछ देखा था, ऐसा लगा। उपवर्गों ने उस क्षेत्र के बीचों बीच बने समतल घेरे की ओर इशारा किया जो बस खाली ज़मीन लग रहा था। अरे, मुझे लगता है कि वह आदमी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, नेट ने कहा। वह दौड़कर समतल ज़मीन पर आया, उसने बीच की ओर देखा और फिर किनारों की ओर चला गया। अरे, मैं सही कह रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ज़मीन का मलबा किनारों की तरफ कैसे फैला हुआ है। फिर भी किसी वजह से बीच में कुछ भी नहीं है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। नेट के स्पष्टीकरण समाप्त करने के बाद एक झनझनाहट की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि लियो ने अपनी तलवार जमीन पर मार दी थी।
ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास एक जाल दरवाजा है और वह काफी छिपा हुआ है, लियो ने निष्कर्ष निकाला। अगला कदम था अंदर जाने का रास्ता ढूंढना। ये सुविधा उन्हें लगातार आश्चर्यचकित करती जा रही थी और वे सभी रहस्यों को उजागर किए बिना यहाँ से जाने का मन नहीं बना रहे थे। आखिरकार उन्हें पता चला कि दूसरी मंजिल पर एक ऑपरेशन रूम था। बाकी कमरों की तरह ये भी खाली था और अंदर से भी ऐसा लग रहा था जैसे इसे जंग लगी धातुओं से बनाया गया हो। क्या इसका मतलब यह है कि यह सुविधा यहाँ बहुत समय से है? सिल्वर ने सोचा, ये सब हमारी नाक के नीचे हो रहा है। सामग्री के आधार पर कभी कभी लियो की इंद्रियां उसे उनके आर पार देखने की अनुमति नहीं देती थीं, और यह भी उनमें से एक था जिससे वह अपने साथियों की तरह ही नीचे क्या है ये जानने के लिए उत्सुक हो गया। नियंत्रण इतने सरल थे कि नेट भी लीवर खींचते ही उनका इस्तेमाल कर सकता था और दरवाजे के पीछे के तंत्र हिलने लगते थे। जैसा कि उन्होंने सीखा था, अखाड़े का फर्श एक बड़ा जाल दरवाजा था। बीच से यह धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगा और जो थोड़ा बहुत बुलबुला था वह बीच में गिर गया और बाकी दोनों तरफ चला गया। लगता है यह मूर्ख इतना भी बेकार नहीं है, सिल्वर ने टिप्पणी की और वे सब नेट की ओर देखने लगे, जिसने धीरे से कहा कि वे उसे कमा रहे हैं। पूरी तरह खुलने पर उन्हें किनारे से एक बड़ी घुमावदार सीढ़ियां दिखाई दी और टीम ने आगे बढ़ने का फैसला किया। सीढ़ियों के पास पहुंचकर नीचे देखने पर उन्हें बस नीचे का हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। पूरी चीज एक अजीब धातु से बनी थी। इससे पूरा इलाका ठंडा और नीला सा लग रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले वे नए जवाबों के लिए लियो की ओर देख रहे थे। मुझे लगता है कि आप सभी मेरी तरह हैरान होंगे, लेकिन नीचे का इलाका ऊपर वाले इलाके जैसा ही है, लियो ने समझाया। हालांकि दोनों में एक बड़ा अंतर है। जमीन के ऊपर ये सभी पिशाच हैं या पिशाचों के उपवर्ग हैं। यहाँ लियो इसे महसूस कर सकता था। दूसरी ओर इस भूमिगत सुविधा में लगभग हर जीवित चीज रिक्त पिपासु है। इससे वे उलझन में पड़ गए, लेकिन लियो ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। साथ साथ सर्पिल सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वे खुद देख पा रहे थे। ब्लडसुकर पहले से कहीं ज्यादा भूखा लग रहा था, उसकी नजरें उनसे हट ही नहीं रही थीं। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि वही बात बार बार दोहराई जा रही है। बदकिस्मती से ऐसा लग रहा था जैसे वे सब पागल हो गए हों। अगर कोई उनसे सवाल पूछने की कोशिश भी करता तो वे ऊपर बताए गए लोगों की तरह जवाब नहीं दे पाते। नीचे कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वे बात कर सकें। सिल्वर को जल्द ही एहसास हो गया कि सलाखों के पीछे खून चूसने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी। वे लगभग 200 कोठरियां पार कर चुके थे और लग रहा था कि लगभग 200 कोठरियां और बाकी हैं। वे इन सब के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? सिल्वर ने पूछा। लेकिन इसका जवाब किसी को नहीं पता था, सिवाय उस व्यक्ति के जो उन्हें यहाँ लाया था। तभी नेट को भी कुछ अजीब सा एहसास हुआ जो उसे पूरी जगह घूमते हुए परेशान कर रहा था। सभी महिलाएं कहाँ हैं? नेट ने अचानक पूछा। तुम किशोर हो, क्या तुम्हें सचमुच इस समय ऐसी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है? सिल्वर ने उसे घूर कर देखा। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। मैंने तो बस इतना बताया था कि हमने अब तक इन पिंजरों में सिर्फ मर्द ही देखे हैं। क्या तुम्हें इतनी संख्या देखकर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? अगर एक दर्जन भी होते तो मैं समझ सकता था, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों हैं, फिर भी हर एक नर है, नेट ने समझाया। क्या ये सच है? फैक्स ने सोचा, याद करने की कोशिश करते हुए कि उन्होंने अब तक क्या देखा था। उसे उनके लिंग से ज्यादा उनके उपवर्ग में दिलचस्पी थी। बिल्कुल, यकीन मानिए, अगर आसपास कुछ लड़कियां होती तो मैं कोई नोट या कुछ और लिख लेता, नेट ने जवाब दिया। जब तीनों ने उसे अजीब निगाहों से देखा तो वह शर्मा गया। सिल्वर, जिसकी याददाश्त काफी अच्छी थी, ने पीछे मुड़कर सोचना शुरू किया। उसे यकीन नहीं था कि यह कोई बड़ी बात है, लेकिन ये थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुष ही ब्लडसुकर बन सकते हैं, और यही बात उपवर्गों पर भी लागू होती है। सिल्वर ने पूछा, ये बात अलग है कि यह अजीब लगता है, लेकिन क्या ये जानकारी हमें किसी भी तरह से मदद करती है? मुझे अभी तक नहीं पता, बस मुझे एक ऐसी जगह की याद आ गई जहां बिल्कुल उल्टा था। जब मैं सिया की याददाश्त वापस लाने के लिए उसके दूसरे परिवार से मिलने गई थी, तो मैं लड़कियों से घिरी हुई थी और सोच रही थी कि वो मर्द कहाँ हैं। ये बस एक ख्याल था, लेकिन अब ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये हो सकता है कि उन्हें यहाँ लाया गया हो, इन राक्षसों में बदल दिया गया हो?